यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशन, द सेकंड सेशन ऑफ आवर ऑर्गेनिक मैराथन, जहां पर हम लिमिटेड टाइम के अंदर कंटिन्यूटी के साथ आपके सिलेबस का एक बहुत ही तगड़ा पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं, एंड दैट इज द पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। याद रखें, ये मैं उस वक्त तक आपके साथ अच्छे से नहीं कर सकता जब तक आप भी मेरे साथ डिसिप्लिन ना हो जाएं, कंसिस्टेंट ना हो जाएं। और यकीन कीजिए कि ये सेक्शन अगर आपने अपना क्या कहते हैं सेव कर लिया, तो आप आखिरी महीने के अंदर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस को लेकर बूस्टअप हो जाओगे कि इंशाल्लाह वो मोमेंटम आपको बाकी टॉपिक्स में काम आएगा, बाकी सब्जेक्ट्स में काम आएगा, रिवीजन में काम आएगा, और आप पेपर के लिए बहुत बेटर वे में प्रिपेयर करोगे। अब अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको जो बातें बताई थी, सबसे पहले तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चैप्टर नहीं है बल्कि पूरा एक सेक्शन है। और इस सेक्शन से आपको अप्रोक्सीमेटली कोई 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये 25 मार्क्स आपके ग्रेड्स को अपग्रेड और डाउनग्रेड कर सकते हैं, नॉट ओनली 1 ग्रेड बट बाय 2 ग्रेड्स ऑल्सो। बी आता हुआ ए स्टार बन सकता है, ए स्टार बी पे गिर सकता है, ए डी पे सी पर गिर सकता है, अगर आपकी ऑर्गेनिक जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और याद रखें, क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते चले गए, क्लास के बाद और अगली क्लास से पहले रिवाइज करते चले गए, और फिर मैं साथ साथ ही इसके पास पेपर्स करा दूंगा, तो वो भी अगर आपने मेरे साथ साथ कर लिए, तो बेटा बहुत ही मामला इंशाल्लाह सुलझ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये सेक्शन बिल्कुल बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूं कि जैसे ये सेक्शन कंप्लीट होगा, पास पेपर्स मैं इसके कराऊंगा, उसके बाद विद इन द गैप ऑफ 2 to 4 डेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और उस ग्रैंड टेस्ट में एब्सेंट होने वाले या 50% से कम स्कोर करने वाले बच्चों का लेक्चर एक्सेस रिवोक कर दिया जाएगा, ले लिया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा, एंड दे वोंट बी एबल टू एक्सेस एनीथिंग एक्सेप्ट द पास्ट पेपर रिकॉर्डिंग्स। तो इसलिए ऑर्गेनिक के अंदर मैंने और आपने दोनों ने मेक श्योर करना है कि हम अपनी कंसिस्टेंसी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, रेगुलर रिवीजन करें। और यकीन कीजिए कि जितनी केमिस्ट्री आपने अभी रिसेंटली आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़कर आए हो, उसके मुकाबले में तो ये बहुत आसान है। समझ आ रही बात? बस ऑर्गेनिक में कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी फिर काम खराब हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग बैक टू बैक सेशंस, ताकि कंटिन्यूटी हमारी बनी रहे। ठीक है, अब पहला सेशन ऑलरेडी हो चुका था, तो आए इसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है जल्दी बताएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको बताया था 2 वर्ड्स में। बेटा मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 वर्ड्स का खुलासा है, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया था कि ये एक दरख्त की तरह है जिसकी रूट कौन है? हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस में जो कुछ भी प्रोड्यूस होगा वो सब क्या है? वो सब है उसके डेरिवेटिव्स। तो मेरे बच्चे, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, इनकी स्टडी को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग का पूछ रहे हैं, तो मैं जरा क्लियरली बता दूं कि ऑर्गेनिक के मैराथन सेशन की कोई रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी जब तक ये सेशंस खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, दिस इज टू मेक श्योर योर अटेंडेंस इन लाइव क्लास। ठीक है, अगर किसी का कोई जेन्युइन इशू होगा तो अपने पेरेंट के थ्रू आप मेरी टीम को इन्फॉर्म करें, ओनली देन यू वुड बी इंटाइटल्ड फॉर द रिकॉर्डिंग, अदरवाइज नो, नॉट एट ऑल। यू वोंट बी हैविंग एनी एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज सेशंस। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएंगे, पास पेपर सेशन हो जाएगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग आएगी जो बात जिसने मिस कर लिया। तो आप किसी भी कीमत पर इसे मिस ना करें। और अगर किसी बहुत मजबूरी में आपको लग रहा है तो प्रायरली इन्फॉर्म करना है, आपने नहीं, आपके पेरेंट्स ने। ठीक है जी, कि भाई ये रीजन है, इसकी वजह से आज हम नहीं ले पाएंगे क्लास, तो काइंडली हमें रिकॉर्डिंग दे दें। ठीक है, चलिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी बेटा, जल्दी। और याद रखें, ऑर्गेनिक जो है ना वो कनेक्टिविटी में, कनेक्टिविटी अगर नहीं बनी तो मजा नहीं आएगा, कनेक्टिविटी बन गई तुम बोलोगे बहुत आसान है। चलो बात शुरू करते हैं। तो हाइड्रो, मेरे साथ रिवाइज करना सारे के सारे, हाइड्रोकार्बन एंड, बोलते जाओ बेटा,
हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव, यस। उसके बाद हमने क्या कहा था, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, बेटा कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ओनली। और मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी थी, और वो एग्जांपल क्या थी, वो एग्जांपल ये थी कि अगर हम, हाँ चला गया, ये मेरे बच्चे, अगर हम इन सारे कंपाउंड्स को देखें तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स में आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। सो आर दे ऑल हाइड्रोकार्बन्स, यस दे आर। लेकिन अगर आप इन दो कंपाउंड्स को देखें तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी एलिमेंट्स थे, तो इनको क्या मैं हाइड्रोकार्बन्स कह सकता हूं? नहीं कह सकता। आगे चलो। फिर हमने कहा था कि भाई जाहिर है कि हम केमिस्ट्री में कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की स्टडी, तो पहले हमें हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ना होगा। लेआउट बन रहा है, हाइड्रोकार्बन को पढ़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या थे ये तो पता चल गया, लेकिन हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। तो अब हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन एज पर योर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू, आई लव दिस पार्टिसिपेशन बेटा, ऐसी जबरदस्त पार्टिसिपेट करो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जौहर और गुलशन वालों का पार्टिसिपेशन वीक लग रहा है, बाकी बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जौहर वालों, गुलशन वालों, नॉर्थ वालों, गैरत को जगाओ, पार्टिसिपेट करो। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? याद है बिरयानी की बात की थी, तो मैंने क्या कहा था कि भाई हर एटम चाहता है कि उसकी भूख किससे पूरी हो, सिंगल बॉन्ड से, डबल से या ट्रिपल से? सिंगल बॉन्ड से। तो अगर ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड्स, कार्बन की भूख कितने बॉन्ड्स की होती है? चार बॉन्ड्स की होती है। तो अगर ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड सिंगल बनाए हुए हैं, इसका मतलब इसने अपना पेट भरा है बिरयानी खाकर, और इसकी भूख मुकम्मल हो गई है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड कहते थे। और अगर चार सिंगल बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने कहा मजबूरी में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और इस केस में हम कहेंगे पेट तो भर गया लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, और इसे कहते थे अनसैचुरेटेड ग्रुप। सैचुरेटेड ग्रुप में हमारे पास एक एग्जांपल आती थी अल्केन, और अनसैचुरेटेड में तीन एग्जांपल्स हैं, अल्कीन, अल्काइन, अल्कीनाइन। लेकिन याद करो बेटा, मैंने तुम लोगों को मतलब बताया था। अल का मतलब क्या था? कार्बन चेन। एन कहते हैं सिंगल बॉन्ड को। तो कार्बन चेन जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल हो उसे हम अल्केन कहेंगे। कार्बन चेन जिसमें एक भी बॉन्ड डबल आ जाए, एक भी बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? अल्कीन। कार्बन चेन जिसमें एक भी बॉन्ड ट्रिपल आ जाए, वो क्या कहलाएगा? अल्काइन। और जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो हम उसको क्या कहते थे? अल्कीनाइन। ठीक है, लेकिन क्या हमने सारे पढ़ने थे? नहीं। हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, ये सबको क्लियर हो गया। अब हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड ग्रुप में से हमने पढ़ना है अल्केन, अनसैचुरेटेड में से पढ़ना है एल्कीन। हाइड्रोकार्बन की डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? लेआउट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्केन पढ़ना है, फिर एल्कीन पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? तो मेरा बच्चा, इससे पहले कि हम आगे जाते, हमने हाइड्रोकार्बन की बेसिक नेमिंग आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की, जहां पर मैंने आपको कार्बन की काउंटिंग याद दिलाई। याद है क्या था? एक बार हो जाए फिर से, बोलो। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। बोलो, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो यहां आप कार्बन की काउंटिंग सीखे। फिर अगर उस कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड थे तो आपने उसके साथ एन लगा दिया, अगर डबल बॉन्ड आया तो इन लगा दिया। फिर हमने आपको लाखों फॉर्मूला याद करने का जुगाड़ बताया कि अल्केन या एल्कीन या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि इनके फॉर्मूला एक खास ट्रेंड पे बन रहे होते हैं। तो अल्केन का ट्रेंड क्या था? जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, हाइड्रोजन का नंबर उसका डबल प्लस टू होगा, और अल्कीन में जितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन का नंबर बस उसका डबल होगा। और इसी बेसिस पर हमने ये सारे फॉर्मूलाज लिखे थे। भाई ये सारा रिव्यू कर रहा हूं, याद आ गया? फिर यहाँ एक और सवाल था जो एग्जाम में आपको थ्योरी में मिलता है, वो क्या? कि अल्केन का ग्रुप कहां से स्टार्ट हो रहा था बच्चों? मीथेन से। अल्केन का ग्रुप कहां से स्टार्ट हो रहा था? मीथेन से। लेकिन अल्कीन की सीरीज मीथेन से स्टार्ट नहीं हो रही थी, और इसका क्या रीजन था? कि भाई अल्कीन बनने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कार्बन कार्बन का कम से कम एक डबल बॉन्ड। तो अगर एक डबल बॉन्ड भी बनाना है तो कितने कार्बन चाहिए होंगे बच्चों? अगर एक डबल बॉन्ड भी बनाना है तो कितने कार्बन चाहिए होंगे? दो। इसीलिए एक कार्बन की अल्कीन पॉसिबल नहीं होती थी।
फिर मैंने आपको एमसीक्यू पैटर्न में सवाल कराया कि इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं कि कौन अल्केन है कौन एल्कीन है, तो आपने क्या देखना है कि जो CnH2n के साथ कोरिलेट कर रहा है वो अल्कीन है। जैसे आप देखें यहाँ कार्बन का जो नंबर है हाइड्रोजन का नंबर डबल है, यहाँ कार्बन का जो नंबर है हाइड्रोजन का नंबर सिर्फ डबल है, तो ये दोनों अल्कीन है। लेकिन यहाँ देखें तो कार्बन का जो नंबर है हाइड्रोजन का नंबर डबल नहीं है बल्कि डबल प्लस टू है। कैन यू ऑल सी दैट? 1402 है। यहां पर देखें C15 के साथ H30 नहीं है बल्कि H32 है, तो दिस इज कोरिलेटिंग विद जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। तो आपने कहा भाई ये दोनों अल्केन है और वो दोनों एल्कीन है। उसके बाद बच्चों फिर मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कैसे लिख सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर ये डिस्प्लेड फॉर्मूला। इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के कई सारे तरीके हैं। मसलन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना यानी टोटल नंबर ऑफ एटम लिख देना, या उसका सिंप्लीफाइड रेशियो लिख देना। डिस्प्लेड फॉर्मूला क्या था? बोलो, द फॉर्मूला दैट डिस्प्लेज एवरीथिंग, दैट डिस्प्लेज ऑल द एटम्स एंड देयर बॉन्ड। लिखने का तरीका याद आ गया कि हम क्या करते थे, कार्बन बनाते हैं, सब पे चार चार बॉन्ड्स लगाते हैं और हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें हम बॉन्ड्स नहीं दिखाते, बस ग्रुप ऑफ एटम्स दिखाते हैं। और कंडेंस फॉर्मूले में क्या करते थे, जो एक जैसे ग्रुप होते हैं उन्हें हम एक साथ समराइज करके लिख देते हैं। यस और नो? तो बेटा इसकी आपको प्रैक्टिस कराई थी और यहां पर आपको अल्लाह हाफिज कहा था। याद आ गया? याद आ गया बेटा? अब शुरू करते हैं। यहां से जो मैं बात बता रहा हूं ना, यकीन करो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। ऑर्गेनिक चाहे ओ लेवल की हो, एएस की हो या A2 की हो, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत हमेशा जो है ना अच्छा रिस्पांस दिया है। आप भी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। बस इस डिसिप्लिन को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना, छुट्टी मत कर लेना। आज मैं देख रहा हूँ बच्चे कम है, 10-15 बच्चे गायब हुए हैं और ये मुझे टेंशन दे रहे हैं कि गायब क्यों हो गए बच्चे। चलो हेडिंग बनाओ बेटा, अब हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनली केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स। भाई हाइड्रोकार्बन पढ़ने थे ना, भूल तो नहीं गए पैटर्न? आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ने थे, तो हाइड्रोकार्बन पढ़ने में यू आर सपोज टू टॉक अबाउट द अल्केन्स फर्स्ट, है ना? पहले अल्केन की बात करेंगे। देखो ऑर्गेनिक में मैं बार बार कह रहा हूं, पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पैटर्न नहीं पकड़ पाए, पैटर्न कनेक्टिविटी में नहीं बना, तो यकीन करो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस उस वक्त छते फाड़ेगा जब तुम्हें रोज का काम कनेक्टिविटी के साथ याद हो। ठीक है? केमिस्ट्री ऑफ अल्केन सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री ऑफ अल्केन, कोई बच्चा बता सकता है अल्केन की केमिस्ट्री को पूरी करने के बाद क्या पढ़ेंगे हम? केमिस्ट्री ऑफ अल्केन पूरी करने के बाद क्या पढ़ेंगे? एल्कीन पढ़ेंगे, है ना? और हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोई बच्चा ये बता सकता है कि जब हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा फिर क्या पढ़ेंगे? फिर उसके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। ठीक हो गया? चलो अब मेरी बात को सुनना। अब मैं यहां पर एक पैटर्न बता रहा हूं आपको। बेटा मैं जो जो केमिस्ट्रीज तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, उन केमिस्ट्रीज में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम उन केमिस्ट्रीज में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी, हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन। जो जो केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे मैं सेम पैटर्न को फॉलो करूंगा। इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर प्रेपरेशन, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी ग्रुप हम पढ़ेंगे बच्चों, हर ग्रुप के अंदर मैं यही चार बातें बताऊंगा। हर ग्रुप के अंदर हम यही चार बातें डिस्कस कर रहे होंगे। और कहीं कहीं पर जहां स्पेसिफिक जो है ना केसेस हैं, वहां मैं आपको यूजेस भी बता दूंगा। यूजेस, कॉमन यूजेजेस, कॉमन यूजेस बता दूंगा। ठीक है? तो तवज्जो रखें, बने रहें मेरे साथ। तो हर ग्रुप में मैं आपके साथ ये बातें डिस्कस करूंगा। अब इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको हर ग्रुप के साथ अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज हर बार सेम ही रिपीट हो रही हैं। तो जब हम सारे ग्रुप पढ़ लेंगे फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज एक साथ ही डिस्कस करेंगे। जब सारे ग्रुप पढ़े होंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। ज्यादा नहीं है, 3-4 हैं, लेकिन अभी सारे ग्रुप पढ़े हुए भी नहीं है। दूसरा, ये प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट हो रही हैं, तो बार बार पढ़कर सिर्फ दिमाग पर बोझ बनेगा। तो याद रखें, जैसे ही हम हाइड्रोकार्बन और
डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज एक साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हम डिले कर रहे हैं। तो अब क्या रह गया? इंट्रोडक्शन रह गया, प्रेपरेशन रह गया, केमिकल प्रॉपर्टीज। इंट्रोडक्शन, प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, यस और नो? इंट्रोडक्शन, प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। तो मेरा बच्चा अब बगैर किसी डिले के हेडिंग बना लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स। अब मजे की बात पता है क्या है? कि अल्केन्स का इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी आता है। कैसे आता है? मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देते जाना। बेटा मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ, अल्केन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? जल्दी पहले को बताओ। अल्केन क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन है या नहीं? इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। अल्केन हाइड्रोकार्बन है या नहीं? जल्दी जल्दी बताते जाना। हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है। क्या इनमें कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, यस और नो? क्या इनमें कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, यस और नो? अच्छा, जब सैचुरेटेड हैं, जब सैचुरेटेड है इसका मतलब पेट भरा हुआ है। तो जब पेट भरा हुआ है तो मुझे बताओ, ये रिलेटिवली स्टेबल होंगे या अनस्टेबल होंगे? लॉजिक सोच सोच के बताओ। जब सैचुरेटेड है, मुकम्मल है, पेट भरा हुआ है, लॉजिकली सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, तो बेटा सैचुरेटेड है, भूख पूरी हो गई है, बिरयानी खा ली है, तो क्या ये बहुत हाईली अनस्टेबल होंगे? नहीं नहीं नहीं। तो हम क्या कहेंगे? रिलेटिवली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। अच्छा, जब ये स्टेबल हैं तो हाई रिएक्टिविटी शो करेंगे या लो रिएक्टिविटी शो करेंगे? कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। हाई रिएक्टिविटी शो करेंगे या लो रिएक्टिविटी शो करेंगे? लो रिएक्टिविटी शो करेंगे। दोबारा से बेटा, क्या ये सारी बातें आपको पता नहीं है? अल्केन हाइड्रोकार्बन है, यहाँ जी हाँ बिल्कुल है। सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड है। क्या सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होंगे? जी हाँ। जब सारा पेट भरा हुआ है तो क्या ये स्टेबल होंगे? जी हाँ। क्या ये रिएक्ट करने के लिए पागल हो रहे होंगे? नहीं, दे विल शो लो रिएक्टिविटी। अच्छा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? हाँ भाई, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या बात है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट 5 मेंबर्स बताएं मुझे कौन से होंगे, फर्स्ट 5 मेंबर्स बताएं मुझे कौन से होंगे, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है या रट्टा लगाना पड़ेगा? पहला मेंबर बोलो मीथेन, दूसरा मेंबर इथेन, तीसरा मेंबर बोलते जाओ प्रोपेन, चौथा मेंबर सब कुछ दिमाग में बैठना चाहिए ब्यूटेन, पांचवा मेंबर पेंटेन। क्या तुम मुझे इनके फॉर्मूलाज भी बता सकते हो यूजिंग द जनरल फॉर्मूला? बोलो। इथेन का फॉर्मूला CH4। इथेन के लिए क्या करेंगे? कार्बन का नंबर 2, हाइड्रोजन का नंबर डबल+2, डबल क्या है? 4, 4+2 6, यस। प्रोपेन का फॉर्मूला बोलते जाओ बेटा। प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8। फॉर्मूला बताना सबको समझ में आ रहा है बेटा? फॉर्मूला बताना सबको समझ में आ रहा है? फिर ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C4H10। भाई कैसे बता रहे हैं? कार्बन का जितना नंबर है, हाइड्रोजन का नंबर डबल किया, डबल में +2 कर दिया, डबल किया +2 कर दिया, डबल किया +2 कर दिया। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C5H12। क्या ये आपको सारी बातें याद करनी है शीश साहब, मूसा? क्या ये सारी बातें तुम्हें याद करनी है अभी? ये याद करोगे बैठ के? रट्टे लगाओगे क्या इसके? है भाई, क्या रट्टा लगाओगे इसका? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, अब हमने बेटा अल्केन जो पढ़ना है, उसकी केमिस्ट्री जो पढ़नी है, उसके लिए हम एज अ रेफरेंस एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं मीथेन की। किसकी एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं बेटा? मीथेन की। क्या एग्जाम्पल एग्जाम में सिर्फ मीथेन आएगा? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में कोई भी अल्केन आ सकता है। देखो बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक में क्यों फंसते हैं, होता यह है कि बुक में सिर्फ मीथेन है, लेकिन एग्जाम में जो सवाल आएगा वो मीथेन के लिए भी आ सकता है, प्रोपेन के लिए भी आ सकता है, ब्यूटेन के लिए भी आ सकता है। तो अब होता यह है कि अगर आप रट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप रट्टा नहीं मार सकोगे, क्योंकि रट्टा तो आप मीथेन का लगाओगे, लेकिन एग्जामिनर आपको जब प्रोपेन का सवाल पूछेगा तो आप गलती कर दोगे, आप फंस जाओगे। बात समझ रहे हो? तो इसलिए बच्चे, हम जो कुछ पढ़ेंगे वो हमें सीखना है, रट्टा नहीं लगाना, ठीक। तो अब हम मीथेन की अगर थोड़ी सी बात कर लें, तो भाई मीथेन के बारे में क्या मैं कह सकता हूं कि ये फर्स्ट मेंबर है? बोलो यार, क्या मैं कह सकता हूं ये फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन है? एवरीबॉडी।
अच्छा, उसके बाद मेरा बच्चा, मीथेन के लिए याद रखें, ये सवाल 2024 में भी सवाल आया। वो क्या? मीथेन गैस। मीथेन एक गैस होती है जो कि आपके घर में जो नेचुरल गैस आती है ना, नेचुरल गैस, जो चूल्हे में जो गैस आ रही है, मीथेन एक आपकी घर में जो नेचुरल गैस आ रही है, वो भी 94% के आसपास मीथेन है, जिसको सुई गैस कहते हैं। तो मीथेन को हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। मीथेन को हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। और याद करो, एयर एंड वाटर सबने पढ़ लिया है। एयर एंड वाटर के रेफरेंस में अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि मीथेन गैस बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से भी प्रोड्यूस होती है। यस और नो? याद है? एयर एंड वाटर के चैप्टर में हमने आपको बताया था कि मीथेन गैस बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, याद करो, गटर की बात की थी, गटर की इस भंगी की बात की थी, ऑर्गेनिक मैटर से भी प्रोड्यूस होती है। और इसीलिए इस गैस को गोबर गैस भी कहते हैं। इस गैस को मार्श गैस भी कहते हैं। मार्श का मतलब होता है दलदल, दलदली इलाका, दलदली। तो मेरे बच्चे, इस गैस के कई नाम हैं। जब एग्जामिनर आपको नेचुरल गैस रेफर कर रहा हो, तो नेचुरल गैस का मतलब भी वो क्या ले रहा होता है? मीथेन ले रहा होता है। जब एग्जामिनर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन को रेफर कर रहा होगा, तब भी उसका मतलब कौन सी गैस होगी? मीथेन होगी। जब वो गोबर गैस को रेफर करेगा, तब भी कौन सी गैस है? मीथेन। जब वो मार्श गैस को रेफर करेगा, तब भी कौन सी गैस है? मीथेन। आर यू ऑल क्लियर? आर यू ऑल क्लियर? बच्चों, बात समझ आई या नहीं आई? क्या मैंने कहा? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? रिवाइज करते रहना मेरे साथ। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अल्केन की केमिस्ट्री। अल्केन की केमिस्ट्री में हम किसकी एग्जांपल लेने जा रहे हैं? मीथेन की। तो हमने क्या कहा बच्चों? मीथेन। मीथेन फर्स्ट मेंबर है अल्केन सीरीज का, और इसके कई और नाम भी हैं। इसको नेचुरल गैस भी कहा जाता है, क्योंकि नेचुरल गैस में 94% मीथेन ही होती है। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होने वाली गैस भी कहा जाता है। गोबर गैस और मार्श गैस भी कहा जाता है। इज दिस क्लियर? मेरा बच्चा, इंट्रोडक्शन खत्म, इंट्रोडक्शन खत्म, इंट्रोडक्शन खत्म, इंट्रोडक्शन खत्म। आर वी ऑल क्लियर? मेरा बच्चा, मैंने आपको क्या बताया था? हम हर ग्रुप में आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक साथ बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, तो अब किसकी बारी आ गई? इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, तो अब किसकी बारी आ गई? प्रेपरेशन की। बेटा, इंट्रोडक्शन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्या हमें रट्टा मारना था इंट्रोडक्शन का? नहीं भाई। आपको मालूम है, अल्केन हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं। कैसे पता चला स्टेबल है? क्योंकि जब इन्होंने पेट भरा हुआ है, तो रिएक्ट करने के लिए पागल नहीं हो रहे होंगे। तो बेटा, स्टेबल होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं। जनरल फॉर्मूला ये होता है। और फर्स्ट 5 मेंबर्स हमने लाइन से लिख दिए। पहला मेंबर इसका मीथेन है, जिसको गोबर गैस, मार्श गैस, या नेचुरल गैस, या इस तरह के कई नाम देते हैं। इज दिस क्लियर? रहना, मैंने अभी आपको बताया कि आपके सिलेबस आउटकम में मीथेन है, सो हम मीथेन करेंगे। बाकी रिएक्शंस वगैरह किसी भी अल्केन के लिए आ सकते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन ना लें। मेरा बच्चा, अब किसकी हेडिंग आनी चाहिए? मुझे पहले से बताओ ना, प्रिडिक्ट करते जाओ, किसकी हेडिंग आनी चाहिए? प्रेपरेशन की। किसकी हेडिंग आनी चाहिए? जौहर वाले बच्चों, तुम लोगों का रिस्पॉन्स मजेदार नहीं आ रहा। गुलशन वाले बच्चों, तुम लोगों का रिस्पॉन्स मजेदार नहीं आ रहा। बेटा, प्रेपरेशन का क्या मतलब है? प्रेपरेशन का मतलब है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर हम इस गैस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन का मतलब है इस गैस को कैसे बनाया जाता है या कैसे हासिल किया जाता है। अब मेरी बात को गौर से सुनना, सुनो मेरी बात को, आगे नहीं बढ़ो। बेटा, जब भी हम कोई प्रेपरेशन पढ़ेंगे, जब भी हम कोई प्रेपरेशन पढ़ेंगे, उसमें आपको सबसे पहले फिंगर टिप पर यह याद होना चाहिए कि उस कंपाउंड को बनाने के मोस्ट कॉमन कमर्शियल मेथड कितने हैं। नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? नंबर। नंबर। देखो, ये जो रट्टा है ना, जब आप मेरे बताए हुए पैटर्न में मारोगे, तो बेहतरीन रट्टा लगेगा। समझ रहे हो? क्या कहा मैंने? इंट्रोडक्शन क्लियर है? इंट्रोडक्शन से लेकर कोई इशू तो नहीं है बेटा? इंट्रोडक्शन में कोई इशू तो नहीं है किसी को? नहीं है। अब हम आ गए किस पर? प्रेपरेशन पर। हम पैटर्न दोबारा रिपीट कर देते हैं। हर दफा हम इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाएंगे, फिर हम आपको प्रेपरेशन पढ़ाएंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, और कहीं पर कोई अलग से यूज है तो वो बता देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी एक साथ पढ़ाएंगे। ठीक है? अब इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया।
अब आ जाते हैं प्रिपरेशन पर। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि मेरा बच्चा, मेरा नौनिहाल, अल्केन्स को या मीथेन को बनाने के मेथड कितने हैं। तो मेरा बच्चा अल्केन्स को या पर्टिकुलरली मीथेन को बनाने के दो कमर्शियल मेथड्स हैं। कितने कमर्शियल मेथड्स हैं बोलो? दो। नंबर याद करो, नंबर नंबर, ये मैं नंबर हर बार रिपीट करता जाऊंगा। कितने मेथड हैं? बस दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं कमर्शियली? दो मेथड हैं अल्केन्स को बनाने के। नंबर वन, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम। बेटा ये जो पहला मेथड है, आप सबने सुना होगा कि जमीन के नीचे से रॉ ऑयल निकल रहा है, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं या क्रूड ऑयल कहते हैं। है सबको पता है? अभी तो ईरान का मसला चल रहा है, आपको और पता होगा। पहले वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, वो भी इसीलिए उठाया, ऑयल का चक्कर है। बाबू भैया सारा चक्कर किसका है? ऑयल का है। तो ये जो जमीन के नीचे से रॉ ऑयल निकलता है बेटा, ये बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो जब हम इस क्रूड ऑयल को गुजारते हैं कौन से प्रोसेस से? देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये मैं आपको एटीपी में पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी बस ऊपर ऊपर से याद रखो कि जब हम क्रूड ऑयल को निकालते हैं जो बहुत रिच मिक्सचर है, और उसको पास करते हैं एक प्रोसेस से जिसका क्या नाम है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। और उन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें क्या मिलते हैं? बहुत सारे अल्केन्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग मीथेन। देखो इसके अंदर कोई प्रोसेस याद नहीं करना है, सिर्फ हेडिंग याद करो। क्या कहा मैंने? अल्केन को बनाने के कमर्शियली कितने मेथड हैं? अल्केन को बनाने के कमर्शियली कितने मेथड हैं? बस दो। कौन से? नंबर वन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैं चाहता हूं मेरे साथ याद हो जाए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पूरा बोलो मनुष्यों। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। तो यानी क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम जो एक्सट्रैक्ट होता है, जब उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गुजारते हैं तो उसमें सिर्फ अल्केन नहीं बनते, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं जिसमें बहुत सारे अल्केन भी बनते हैं। ये बिल्कुल बस इतनी बात याद रखनी है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है बेटा जो ज्यादा एग्जाम में आता है, दैट इज क्रैकिंग। दूसरा मेथड क्या है? क्रैकिंग। और क्रैकिंग पे अलग से भी नोट आ जाता है। क्रैकिंग पे अलग से भी नोट आ जाता है, तो जरा क्रैकिंग को अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, मैं कवर कराता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से बोलो, अल्केन को प्रिपेयर करने के कितने मेथड हैं? बस दो। कौन कौन सा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड क्रैकिंग। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड क्रैकिंग। अब ये क्रैकिंग क्या होती है? क्रैकिंग क्या होती है बेटा? क्रैकिंग किसे कहते हैं? क्रैक करना, तोड़ना, तोड़ना, तोड़ना। होता ये है, सुनिएगा बात को, होता ये है कि मुझे क्रूड ऑयल में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं जो बहुत बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन होते हैं। भाई मान लो एक 100 कार्बन का मुझे हाइड्रोकार्बन मिल गया, C100H202 मिल गया। अब ये 100 कार्बन का जो कंपाउंड मुझे पेट्रोलियम में से मिला है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, एक हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन क्या ये इसकी कोई डायरेक्ट यूटिलिटी है? क्या हमारी कमर्शियल लाइफ में इसकी कोई डायरेक्ट यूटिलिटी है? नहीं है, बात समझना। लेकिन अगर उसकी जगह में ऑक्टेन की बात करूं, C8H18 ऑक्टेन, तो क्या ऑक्टेन की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है या नहीं है? भाई पेट्रोल है ना। या मैं अगर नोनेन की बात करूं, C9H20, जो कि हमारा डीजल है, डीजल, तो क्या इसकी कमर्शियल यूटिलिटी है या नहीं है? है। तो अब बेटा कॉमन सेंस से सोचना, ज्यादा केमिकल सेंस नहीं पकड़ना। कि अगर मुझे एक बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन मिल गया क्रूड ऑयल से, लेकिन वो डायरेक्टली यूटिलाइजेबल नहीं है, तो क्या मैं उसे तोड़ नहीं सकता? बोलो, क्या मैं उसे तोड़कर, उसकी कार्बन चेन को तोड़कर उससे छोटे हाइड्रोकार्बन नहीं बना सकता? तो बेटा बड़े हाइड्रोकार्बन को क्रैक कर कर, तोड़ कर, ब्रेक डाउन करके छोटे हाइड्रोकार्बन बनाने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? क्रैकिंग कहते हैं। और
बड़े हाइड्रोकार्बन जो कि लेस यूजफुल हैं उनको तोड़कर छोटे हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं, और मीथेन भी एक छोटा हाइड्रोकार्बन है। तो अगर मुझे कोई बड़ा हाइड्रोकार्बन मिल गया जो डायरेक्टली यूटिलाइजेबल नहीं है, तो मैं क्या उसको तोड़कर छोटे हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, पेट्रोल, डीजल बना सकता हूं या नहीं बना सकता? बोल बेटा। बना सकते हैं। तो बेटा क्रैकिंग की डेफिनेशन लिखें। नाम से ही पता चल रहा है, लिखो। शायान, क्या डेफिनेशन है? दी प्रोसेस, बहुत आती है डेफिनेशन, बहुत ज्यादा आती है। जिन ग्रुप को मैं ऑर्गेनिक पढ़ा चुका हूं वो जानते हैं कि पास पेपर में भरा हुआ है ये। दी प्रोसेस ऑफ, साथ साथ याद करना बेटा, अपने दिमाग को कहो हर एक चीज साथ साथ याद करनी है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्जर हाइड्रोकार्बन, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि क्या कुत्तों ने काटा था कि लार्जर हाइड्रोकार्बन को क्रैक कर रहे थे? नहीं, हम कौन से हाइड्रोकार्बन को क्रैक करते हैं जो यूजुअली क्या होते हैं बेटा? लेस यूजफुल होते हैं। डज दिस मेक सेंस? जो यूजुअली जिनका जिनका जिनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती उनको क्रैक करते हैं। ये मैं आपको बैकग्राउंड कंसेप्ट दे रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्जर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। कौन से वाले? जो आमतौर पर, बोलो बेटा, मोर यूजफुल होंगे, इज कॉल्ड क्रैकिंग। बात समझते हो? क्रैकिंग का डेफिनेशन क्लियर है? बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़कर छोटे हाइड्रोकार्बन बनाना, इस प्रोसेस को क्रैकिंग कहते हैं। कोई मुश्किल तो नहीं है? अब जैसा कि मैंने कहा, अल्केन, फिर से रिकॉल करो बेटा, फिर से मेरे साथ याद करो। आप बोलोगे सर पागल तो नहीं हो गए? नहीं बेटा, सर इसी तरह पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक इसी तरह याद याद करवाते हैं आपको। जल्दी से बताओ, अल्केन को बनाने के कितने तरीके हैं? बस दो। कौन कौन से? कौन कौन से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड क्रैकिंग। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो कि एक बहुत रिच मिक्सचर है, इसको जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गुजारेंगे तो बहुत सारे अल्केन्स बनेंगे। ठीक है। और क्रैकिंग क्या है? अगर कोई बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन बन रहा है जो डायरेक्टली यूटिलाइजेबल नहीं है, तो उसको तोड़कर हम छोटे हाइड्रोकार्बन जैसे कि अल्केन बना सकते हैं। इज दिस क्लियर? अब क्रैकिंग पे ना नोट आ जाता है पूरा, तो मेरा बच्चा इसको कंटिन्यू करूंगा क्रैकिंग को। क्रैकिंग में आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। बेटा क्रैकिंग का प्रोसेस, क्रैक करने का प्रोसेस दो तरह का हो सकता है। एक जिसे हम कहते हैं बच्चों थर्मल क्रैकिंग, और एक जिसे हम कहते हैं कैटेलिटिक क्रैकिंग। अब यहां से चीजें बड़ी आसान होने वाली हैं, तवज्जो रखिएगा। बेटा अगर मैं किसी कंपाउंड को क्रैक कर रहा हूं, अगर मैं किसी कंपाउंड को क्रैक कर रहा हूं प्योरली बाय यूजिंग हीट, अगर मैं किसी बड़े कार्बन को, बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़ रहा हूं सिर्फ हीट का इस्तेमाल करके, सिर्फ किसका इस्तेमाल करके? हीट का इस्तेमाल करके। हीट एनर्जी जाके उसके बॉन्ड्स को तोड़ रही है, उसे छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट कर रही है। वो क्रैकिंग जो प्योरली बाय यूजिंग हीट होती है, एब्सेंस ऑफ एयर में। अच्छा, ये बात ना अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। याद रखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब भी हीट किया जाता है तो वो हीट हमेशा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूंगा तो वो क्रैक नहीं होगा, वो कंबस्ट हो जाएगा। वो क्रैक नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। याद रखें, जब जब मैं हीट लिखूंगा ना, तो हीट लिखने का मतलब ये ऑब्वियस होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि वहां पर हम एयर को एलिमिनेट कर रहे हैं, वैक्यूम चेंबर में हीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर जलने की एबिलिटी रखते हैं, फ्यूल हैं, बर्न होने की एबिलिटी रखते हैं। तो अगर मैं एयर दे दूंगा तो वो जल पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम कहते हैं व्हाट इज थर्मल क्रैकिंग बच्चों? व्हाट इज थर्मल क्रैकिंग? थर्मल क्रैकिंग इज अ प्रोसेस, बेटा बात समझ आ रही है? थर्मल क्रैकिंग क्या होगा? जहां पर मैं क्रैक करने के लिए सिर्फ किसका इस्तेमाल करूं? भाई लॉजिक करो ना, गौर करो। सिर्फ हीट का इस्तेमाल करूं, सिर्फ किसका इस्तेमाल करूं? हीट का इस्तेमाल करूं, तो मेरे बच्चे इस क्रैकिंग को थर्मल क्रैकिंग कहेंगे। और फिर मैंने क्या कहा कि जो बात ऑब्वियस है, पहली दफा आ रही है इसलिए बता रहा हूं, कि जब जब हम हीट करेंगे, याद रखो इट इज अंडरस्टूड कि हम उसमें ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर देंगे, एयर को एलिमिनेट कर देंगे। अदरवाइज कंपाउंड जो है वो क्रैक नहीं, कंबस्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? जबकि कैटेलिटिक क्रैकिंग क्या होगी, नाम से समझ में नहीं आ रहा? कैटेलिटिक क्रैकिंग में हम क्या करते हैं? हम कंपाउंड को क्रैक करते हैं यूजिंग हीट,
इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी हीट तो हम इसमें यूज करेंगे लेकिन साथ में कैटलिस्ट भी यूज करेंगे। और कौन सा कैटलिस्ट है जो क्रैकिंग के लिए यूज होता है बेटा, ये आपको याद रखना होगा। ओ लेवल के अंदर एक ही कैटलिस्ट है जो क्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है, एंड दैट इज Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पर कंडीशंस आ रही है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट करता चला जाऊंगा। तो अगर मैं किसी कंपाउंड को क्रैक कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं, और तोड़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूं बोलो बेटा, सिर्फ हीट का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसे थर्मल क्रैकिंग कहेंगे। और अगर मैं हीट के साथ साथ कैटलिस्ट भी यूज कर रहा हूं तो फिर इसे क्या कहेंगे बोलो, इसे क्या कहेंगे, कैटेलिटिक क्रैकिंग कहेंगे। समझ आ रही है? तो कैटेलिटिक क्रैकिंग का फायदा क्या होगा कि भाई आपकी एनर्जी कम लगेगी। यस और नो, वी ऑल नो कि कैटलिस्ट जो होता है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। यस और नो बच्चा? और क्या इसमें भी एब्सेंस ऑफ एयर होगी? डज दिस मेक एब्सोल्यूट सेंस कि जब भी हीटिंग है तो इट इज अंडरस्टूड, इट इज ऑब्वियस कि एयर इज ऑलवेज एब्सेंट। ठीक है, चलो मेरे बच्चे रिपीट करते हैं। व्हाट इज क्रैकिंग? व्हाट इज क्रैकिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, बोलते जाओ, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ लार्जर हाइड्रोकार्बन इनटू अ स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और मैंने उसका बैकग्राउंड बता दिया कि लार्जर हाइड्रोकार्बन जो लेस यूजफुल होते हैं उनको क्रैक करके आप छोटे हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। दो तरह से क्रैकिंग होती है, एक है हीट को यूज करके और एक है प्योरली हीट को यूज करके, दूसरा है हीट के साथ साथ कैटलिस्ट को यूज करके। और कौन सा कैटलिस्ट है जो आपको याद रखना है, दैट इज Al2O3। इसके साथ साथ SiO2 भी यूज हो सकता है, लेकिन वो आपको दिया हुआ होता है। आप इसीलिए मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं दूंगा जहां आपको बॉदर करें। तो अगर इसके अलावा कोई कैटलिस्ट दे देगा, एग्जामिनर खुद बताएगा कि ये क्रैकिंग कर रहा है। आपको जो याद होना चाहिए वो होना चाहिए Al2O3। जहां Al2O3 लिखा हुआ आ जाए आप समझ जाओगे कि क्या करनी है, क्रैकिंग करनी है। समझ जाओगे क्या करनी है, क्रैकिंग करनी है। इज दिस क्लियर? अब मैं आपको कुछ एमसीक्यूज दिखाता हूं। एमसीक्यू आता है क्रैकिंग से रिलेटेड, बहुत बच्चों वाले एमसीक्यू होते हैं। बट उससे पहले मैं आपको यूजेस ऑफ क्रैकिंग लिखवाता हूं। क्रैकिंग का पूरा 4 नंबर का नोट कंप्लीट हो जाएगा। एयर के बगैर कैसे हीट करेंगे भाई? एक वैक्यूम चेंबर लेंगे, उस वैक्यूम चेंबर में नीचे से फ्लेम ऑन कर देंगे, बस कंटेनर गर्म होगा, हीट हो जाएगा। इसमें कौन सा मसला है? एयर के चेंबर में कैसे हीट करेंगे तो कोई सवाल ही नहीं बना भाई। एक वैक्यूम चेंबर क्रिएट करके उसको नीचे से जनाब गर्म करेंगे, बस सिंपल है। विच टाइप ऑफ क्रैकिंग इज मोर बेनिफिशियल? हाँ भाई बताओ कौन सी क्रैकिंग मोर बेनिफिशियल होगी? लॉजिकली सोचो, कौन सी क्रैकिंग मोर बेनिफिशियल होगी? जाहिर है कैटालिटिक क्रैकिंग। मैं चलो इससे पहले कि मैं यहाँ यूजेस लिखवाऊं, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीथेन को क्रैक करना चाहता हूं तो मुझे अगर सिर्फ हीट यूज करनी पड़े तो 900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर? 900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। अगर मीथेन को मुझे बर्न नहीं करना, क्या करना है? अगर मीथेन को मुझे क्रैक करना है, क्रैक करने का मतलब उसके कार्बन अलग करना है, हाइड्रोजन को अलग करना है, तो मीथेन की क्रैकिंग करने के लिए मुझे 900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। लेकिन अगर यही काम मैं कैटलिस्ट के मौजूदगी में करूं, कौन सा कैटलिस्ट अभी बताया था मैंने, Al2O3, तो मुझे सिर्फ 700 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अगर कमर्शियल लेवल पे कंसिडर करो तो आपकी बचत हो जाएगी, एनर्जी की बचत होगी या नहीं होगी बेटा बोलो? एनर्जी की बचत हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो विच वन इज मोर फीजिबल? विच वन इज मोर फीजिबल? ऑब्वियसली कैटालिटिक क्रैकिंग। इज दिस क्लियर? ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दिए बेटा। क्लियर है? चलो, अब मेरा बच्चा सवाल है, मैं जो लिख रहा था वो है यूजेस ऑफ क्रैकिंग, कि क्रैकिंग से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, क्या इस्तेमालात हैं। तो बेटा क्रैकिंग के 3 पर्पसेस हैं। पहला, क्रैकिंग के नतीजे में हमें स्मॉलर अल्केन्स मिलते हैं। जब हम एक बड़े हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन को क्रैक किया था ना, अबे हाँ ना बोल,
हाइड्रोकार्बन को क्रैक किया था। तो जब हम हाइड्रोकार्बन को क्रैक करते हैं तो हो सकता है कि उससे स्मॉलर अल्केन बने, हो सकता है उससे क्या बने, स्मॉलर एल्कीन्स बन जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि उससे हाइड्रोजन गैस बन जाए। जैसे आप देखो, अभी जब मैंने इस हाइड्रोकार्बन को क्रैक किया है तो देखें हाइड्रोजन गैस बनी है नहीं बनी है। तो क्रैकिंग के आमतौर पर तीन मेजर यूजेस के लिए क्रैकिंग को किया जाता है। स्मॉलर अल्केन्स बनाने के लिए, स्मॉलर एल्कीन्स बनाने के लिए, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी कमर्शियली तो अवेलेबल नहीं है ना। नेचुरली हाइड्रोजन अवेलेबल है क्या? क्या हाइड्रोजन गैस नेचुरली अवेलेबल होती है? नहीं होती। तो हम इसी तरह बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन को क्रैक करके हाइड्रोजन हासिल करते हैं। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अबे कार्बन के लिए थोड़ी क्रैकिंग की जाएगी, कार्बन तो नेचुरली भी अवेलेबल होता है। सवाल दरमियान में डालते हो, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया करो। क्या कार्बन नेचुरली अवेलेबल है या नहीं है? है। तो मैं पागल हूं, कुत्ते ने काटा है मुझे, नेचुरली अवेलेबल है, मैं क्रैकिंग से कार्बन बनाऊंगा? तो क्रैकिंग में कार्बन हमें मिल रहा है मुफ्त में, लेकिन मकसद क्रैकिंग में कार्बन हासिल करना नहीं है। मकसद है स्मॉलर अल्केन हासिल करना, स्मॉलर अल्कीन हासिल करना, या हाइड्रोजन हासिल करना। यस और नो? फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करो। किसकी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा? बोल, किसकी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? अल्केन की। इंट्रोडक्शन के बाद हमने पढ़ा प्रिपरेशन। अल्केन को बनाने के कितने मेथड हैं? जल्दी बता बेटा। अल्केन को बनाने के कितने मेथड हैं? बस दो मेथड हैं। कौन से दो मेथड हैं बच्चों? एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, और दूसरा क्रैकिंग। हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कोई रिएक्शन याद नहीं करना था। हमने सिंपल बताया कि क्रूड ऑयल जो बहुत एक रिच मिक्सचर होता है, उसे जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गुजारते हैं तो बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं जिसमें अल्केन भी बन जाते हैं। फिर दूसरा क्रैकिंग है। क्रैकिंग नाम से पता चल रहा है, अगर तुमने याद नहीं भी किया वर्ड टू वर्ड, तब भी तुम्हें मालूम है क्रैक करने का मतलब तोड़ना। किसको तोड़ना? लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए। तो क्यों तोड़ते हैं? मैंने बैकग्राउंड बताया कि वो बड़े कंपाउंड जिनका डायरेक्टली कोई यूजेज नहीं है, उनको तोड़कर हम छोटे कंपाउंड बना लेते हैं। यस और नो? क्रैकिंग तोड़ने के लिए क्या करना कर, या तो हो सकता है प्योरली हीट का इस्तेमाल करें, या हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें। तो दो टाइप कौन सी हुई? थर्मल और कैटालिटिक। इज दिस क्लियर? और फिर हमें तीन बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? हमें स्मॉलर अल्केन्स मिलेंगे, स्मॉलर अल्कीन्स मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेगा। इज दिस क्लियर? अब बेटा इससे रिलेटेड ना एमसीक्यू आ जाते हैं। मैं आपको एमसीक्यू करवाता हूँ, दो तीन एमसीक्यू करवाता हूँ, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है आप एक दफा में समझ जाओगे। इससे रिलेटेड ना इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, और हर बच्चा कर लेता है जिसने पढ़ा होता है। जो गधे होते हैं वो नहीं कर पाते। मसलन एग्जामिनर आपसे कहता है कि एक कंपाउंड है C18H38, और मैंने इसको क्रैक किया, और क्रैक करके मुझे मिले 2 मोल्स ऑफ C3H6। क्या मिला? 2 मोल्स ऑफ C3H6 मिला। और कहता है एक और प्रोडक्ट मिला। बताइए वो एक और प्रोडक्ट क्या होगा? मेरे बच्चे, क्या अगर आप में कॉमन सेंस है तो आप मुझे बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसको हाइड्रोकार्बन है, जिसको क्रैक किया, और क्रैक करके हमें ये मिला, साथ में एक और कंपाउंड मिला। बताइए वो क्या होगा? कैसे बताओगे बेटा? आप समझ लो कैसे बताओगे? बेटा कार्बन की काउंटिंग करनी है। यहां 18 कार्बन थे, 18 कार्बन थे। यहां कितने कार्बन आए? जो पहला प्रोडक्ट बना है, कितने कार्बन आए उसमें? बेटा कितने कार्बन आ गए? यहां पर देखो 6 कार्बन आ गए। क्या कहा उसने? दोबारा देख लो। उसने कहा एक क्वेश्चन में कि आपको एक हाइड्रोकार्बन है जिसकी क्रैकिंग कर रहे हैं, और इसकी क्रैकिंग करके हमें मिल रहा है एक ये प्रोडक्ट, और इसके अलावा एक और प्रोडक्ट मिल रहा है। एग्जामिनर कहता है बताइए दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है? तो भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको काउंटिंग करनी है। एम आई लैगिंग? आई डोंट थिंक आई एम लैगिंग बेटा। तो आपको बेटा सिंपल काउंटिंग करनी है। क्या काउंटिंग करनी है बच्चों, बोलो? यहां पर देखें 18 कार्बन थे, यहां कितने आ गए कार्बन? 3 to the 6 कार्बन आ गए। इसका मतलब यहां कितने कार्बन वाला कंपाउंड आया होगा? 12 कार्बन वाला कंपाउंड आया होगा। यस सुनो, आपने मोस्ट लाइकली आंसर लिखना है ना। अब उसके बाद हाइड्रोजन कितने थे? तो यहाँ 38 हाइड्रोजन थे, है भाई। और यहाँ कितने हैं? 6 to the 12। तो 38 हाइड्रोजन टोटल थे, 12 इसमें चले गए। 38 में से 12 माइनस करें तो कितना बचता है? 26। इसका मतलब इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 26। तो क्या ये करना मुश्किल है? अरे प्लस माइनस करना आता है या नहीं आता? प्लस माइनस करना तो आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। अच्छा एक और एग्जांपल देखो। मैं कहता हूं एक कंपाउंड है C16
H34, C16H34, और वो कहता है कि भाई इस कंपाउंड से हमें मिल रहा है, इस कंपाउंड से हमें मिल रहा है, लेट्स से C3H6 के, चलो C3H छोड़ देते हैं, इस कंपाउंड से हमें मिल रहा है लेट्स सपोज C5H10। क्या मिल रहा है भाई? C5H10 मिल रहा है, साथ में हमें एक और कंपाउंड मिल रहा है। बताइए वो मोस्ट लाइकली कंपाउंड कौन सा हो सकता है? तो भाई सिंपल काउंटिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बताओ कैसे पता चलेगा? हाइका कह रही थी, दोबारा बताएं, एग्जांपल देखो भाई क्या होगा। यहाँ 16 कार्बन थे, यहाँ कितने कार्बन है? 5 कार्बन। अच्छा ये 2 मोल्स, ये दो है, दो, ये 2 है, 2, ठीक है, 2 मोल्स बन रहे हैं इसके। ये देखना बेटा, इसके 2 मोल्स बन रहे हैं। मोल्स एग्जामिनर लगा के देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो कितने मोल्स बन रहे हैं? 2। तो बेटा यहाँ पर 16 कार्बन है, यहाँ कितने हो गए बोलो? 10 कार्बन हो गए। तो 10 कार्बन यहाँ हो गए, 16 यहाँ थे, तो कितने बचे? 6 कार्बन बच गए। इसका मतलब यहाँ जो कंपाउंड बना होगा उसमें 6 कार्बन आए होंगे, यस और नो? और फिर हाइड्रोजन देख लो, यहाँ 34 हाइड्रोजन थे हाइका, और यहाँ पर 10 टू 20 हाइड्रोजन हैं। तो 34 में से 20 माइनस कर दिया तो क्या बचा पीछे? 14 बचा। इसका मतलब मोस्ट लाइकली जो दूसरा कंपाउंड बना होगा वो कौन सा होगा बोलो? हेक्सेन होगा। नाम नाम बता सकते हो ना इसका? विच कंपाउंड इज दिस? 6 कार्बन है तो हेक्स, और ये CnH2n+2 के फॉर्मूले पे जा रहा है। क्या समझ में आया सबको या नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे ये काउंटिंग समझ में नहीं आई हो? कोई ऐसा बच्चा? ये काउंटिंग है भाई, देख कर करनी है। अच्छा इसी तरह एक और एग्जांपल देखें। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, इधर उधर डिस्पर्स होने के बजाय सीधी सीधी अप्रोच रखो। अगर मैं कहता हूं एक कंपाउंड है C8H18 और ये क्रैक करने पर दे रहा है C8H16, तो बताइए इसके साथ दूसरा कंपाउंड कौन सा होगा बोलो? इसके साथ दूसरा कंपाउंड कौन सा होगा? भाई कॉमन सेंस है, 8 कार्बन है, 8 कार्बन, तो अब कंपाउंड कार्बन वाला नहीं होगा, कार्बन तो पूरे हो गए, यस और नो? तो इसका मतलब हाइड्रोजन देखें, यहाँ 18 है और यहाँ 16 है, तो 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा? H2। तो लॉजिक समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक मेरा बच्चा, दोबारा से देख लें। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं माशाल्लाह जो कह रहे हैं नहीं समझ में आई, तो मैं उनके लिए एक अटेम्प्ट और ले लेता हूं। क्या कहा मैंने? एग्जामिनर यहां पर आपसे अक्सर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में ना इस तरह की बातें कर लेता है, और वहां पर आपको फंसना नहीं है। और पता नहीं क्यों फंस जाते हैं। आपको इक्वेशन बैलेंसिंग समझनी है भाई, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। आपको एग्जामिनर ने कहा कि भाई एक कंपाउंड है जिसकी क्रैकिंग की गई है, और क्रैकिंग करने से एक प्रोडक्ट ये बनाए और एक और कुछ प्रोडक्ट बनाए, तो बताइए वो प्रोडक्ट क्या होगा? तो आप अपने कॉमन सेंस और मैथ्स के जरिए बता रहे हैं भाई। तो कैसे बता रहे हैं कि भाई 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन का एक कंपाउंड ब्रेक हुआ, और उससे जो पहला प्रोडक्ट बना उसमें 8 कार्बन ऑलरेडी आ गए। इसका मतलब कार्बन तो ऑलरेडी यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो इस प्रोडक्ट में कार्बन नहीं होगा। दूसरा, यहाँ 18 हाइड्रोजन है, यहाँ 16 हाइड्रोजन है, जबकि दोनों तरफ टोटल 18 होने चाहिए ना। तो जब टोटल 18 चाहिए तो 16 ऑलरेडी यहाँ आ गए। इसका मतलब यहाँ क्या बना होगा? H2 बना होगा। बात समझ आई है जिनको पहली दफा में नहीं आई थी? जिनको पहली दफा में नहीं आई अब समझ में आ गई? काउंटिंग कर रहा हूं बेटा, कोई इसमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी लग रहा है, काउंटिंग हो रही है। अच्छा अनम आमिर, क्लियर है बच्चे? एक और एग्जांपल देखो। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल कि एक कंपाउंड एक्स को क्रैक किया है हमने, एक कंपाउंड एक्स को क्रैक किया है, और उसकी क्रैकिंग से हमें मिले हैं 2 मोल्स ऑफ C4H8 और 1 मोल ऑफ C6 और H14। तो बताइए कि ये एक्स कंपाउंड कौन सा होगा? बताइए, कह दो कि नहीं बता सकते, गधे हो तुम। है, आपसे बोला कि एक एक्स हाइड्रोकार्बन को क्रैक किया है, और उसको क्रैक करने से ये कौन सा कंपाउंड बना है? बेटा नाम बता सकते हो ये कौन सा कंपाउंड बना है? विच कंपाउंड इज इस बच्चों? ये कौन सा कंपाउंड है? 4 कार्बन का कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है 4 कार्बन का? 4 कार्बन का कंपाउंड कौन सा है ये? ब्यूटीन। सर ये मुझे कैसे पता चला ब्यूटीन है? क्या सारे बच्चों को पता चला या दो दो चार बच्चों को पता चला? क्या ये ब्यूटीन होना सबको समझ में आ रहा है? कैसे पता चला? आपने देखा कार्बन 4 है तो ब्यूट हो गया, और हाइड्रोजन का नंबर डबल हो रहा है, डबल +2 नहीं हो रहा, तो ये ब्यूटीन है। एंड व्हाट इज दिस कंपाउंड?
व्हाट इज दिस कंपाउंड? ये हेक्सीन है या हेक्सेन है? ये हेक्सीन है या हेक्सेन है? हेक्सेन है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन डबल नहीं हो रहे, डबल प्लस 2 हो रहा है। बेटा सबको हर बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ कौन से कंपाउंड को क्रैक किया गया होगा? तो जाहिर है कंपाउंड को क्रैक जिसको किया गया होगा उसमें कार्बन बैलेंस होंगे। 4 2 8 कार्बन यहां पर है और 6 यहां पर, तो इस कार्बन में कितने कंपाउंड होंगे? तो इस कंपाउंड में कितने कार्बन होंगे? 14 होंगे। ये 14 कहां से आया, हर बच्चों को क्लियर है? उसके बाद हाइड्रोजन देख लो, तो 8 2 16 यहां पर हो गए और 14 यहां पर हो गए। 16 + 14 कितने हो गए? 30। तो इसका मतलब ये होगा C4H30। आई बात समझ में या नहीं आई? समझ गए बच्चों या नहीं समझ गए? आइडिया मिल गया कैसे करना होता है? अरे बोलो यार, आइडिया मिल गया कैसे करना होता है? काउंटिंग करनी है, काउंटिंग। चलो बेटा, प्रेपरेशन खत्म, प्रेपरेशन खत्म, प्रेपरेशन खत्म, प्रेपरेशन खत्म। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। नहीं, नाम लिखने लाजमी नहीं होते, बस मैंने। वापस आ जाओ, केमिस्ट्री ऑफ अल्केन पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री ऑफ अल्केन में इंट्रोडक्शन डन, इंट्रोडक्शन डन। प्रेपरेशन के कितने मेथड थे? जल्दी जल्दी से, प्रेपरेशन के कितने मेथड थे? 2 मेथड थे। कौन कौन से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड क्रैकिंग। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल एक पूरा प्रोसेस है जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल के लिए अभी के लिए हमने क्या कहा कि सिंपली हम जब क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से पास करते हैं तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं जिनमें बहुत सारे अल्केन भी बनते हैं। फिर आ गया क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होता है? बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर छोटे हाइड्रोकार्बन्स बनाना। ठीक है? किस किस तरह से कर सकते हैं? अगर प्योरली बाय हीट कर रहे हैं तो थर्मल है, और साथ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो कैटालिटिक क्रैकिंग है। उसके बाद क्रैकिंग में आमतौर पे कमर्शियली क्या क्या प्रोड्यूस होता है? स्मॉलर अल्कीन और हाइड्रोजन गैस। एमसीक्यू में जब इक्वेशन आ जाएगी कंप्लीट करने के लिए तो दोनों साइड पर देखोगे कि एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करते हुए आप फैसला कर लोगे कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। आर वी गुड टू गो? यस और नो? आर वी ऑल एब्सोल्युटली क्लियर बच्चों? हेडिंग बनाओ बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या हेडिंग बनाओ? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। और इसे हम किसके रेफरेंस से आपको पढ़ाने वाले हैं? मीथेन के, क्योंकि बुक में मीथेन का रेफरेंस है, लेकिन मैं आपको मल्टीपल और एग्जांपल्स भी दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? बस सीखते जाओ, जो मैं समझा रहा हूं वो समझते जाओ। ठीक है जी? तो मेरे बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक? बेटा प्रेपरेशन कितनी थी जल्दी से बताओ? प्रेपरेशन 2 थी। तो बेटा आपके लिए अल्लाह के हुक्म से बैलेंस देखो कि प्रेपरेशन 2 है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी 2 ही है। प्रेपरेशन भी 2, केमिकल प्रॉपर्टीज भी 2। प्रेपरेशन भी 2, केमिकल प्रॉपर्टीज भी 2। प्रेपरेशन भी 2, केमिकल प्रॉपर्टीज भी 2। अब कौन सी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज है? आए जरा उसको लिस्ट अप कर लेते हैं। नंबर 1 इज अ प्रॉपर्टी जो 10 बार रिपीट होगी आगे, एंड दैट इज कंबशन। कंबशन। कंबशन किसे कहते हैं? जलाने को। और नंबर 2 इज व्हाट वी कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है? 2 प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है। नंबर 1 इज कंबशन एंड नंबर 2 इज सब्स्टिट्यूशन। तो पहली हेडिंग बना लें, कंबशन। बेटा कंबशन किसे कहते हैं? जब हम किसी भी कंपाउंड को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। जब हम किसी भी कंपाउंड को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, क्या मतलब? अगर मैं मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूं तो अब ये क्या होगा? बोलो। अब ये क्रैकिंग नहीं होगी, अब ये जल पड़ेगा। जैसा कि आप घर में देखते हैं, घर में जो चूल्हे में गैस आ रही है, चूल्हे चूल्हे में नॉब ऑन करते हो, गैस निकलती है, एयर के साथ मिक्स होती है, आप माचिस की तीली लगाते हो, आग लग पड़ती है। यस और नो? घर में क्या हो रहा है? कंबशन हो रही है। बगैर ऑक्सीजन के कंबशन मुमकिन? बोलो। बगैर ऑक्सीजन के कंबशन मुमकिन नहीं है। तो कंबशन उसी वक्त होगी जब किसी कंपाउंड के साथ आप क्या करोगे? ऑक्सीजन को एक्सपोज करोगे और हीट कर दोगे। और कंबशन का पैटर्न क्या होता है? याद करो,
इनर्जेटिक्स में भी पढ़ा कर आया हूं। कंबशन का पैटर्न क्या होता है? कंबशन में ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइंस विद एवरी एलिमेंट टू फॉर्म ऑक्साइड। कंबशन में क्या होता है? ऑक्सीजन कार्बन से अलग कंबाइन होगी, ऑक्सीजन से अलग, हाइड्रोजन से अलग कंबाइन होगी। जब कार्बन से कंबाइन होगी तो क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हाइड्रोजन से कंबाइन होगी तो क्या बनाएगी? वाटर। क्या बनाएगी? वाटर। क्या बनाएगी? वाटर। तो याद रखें, जब भी हम किसी कंपाउंड को कंबस करते हैं, एक और एग्जांपल देख लें, मीथेन से आगे बढ़ते हैं। अगर मैं मीथेन की जगह कंबस करता इथेन को, अगर मैं मीथेन की जगह कंबस करता किसको? इथेन को, तो क्या होता? पैटर्न वही होता, ऑक्सीजन कार्बन से भी कंबाइन होती, ऑक्सीजन किससे कंबाइन होती है? हाइड्रोजन से भी कंबाइन होती। तो कार्बन से कंबाइन होकर क्या बनाती? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन से कंबाइन होकर क्या बनाती? बोलते जाओ, बोलते जाओ। वाटर बनाती। अगर मैं इथेन को कंबस नहीं करता, बल्कि मैं और किसी अल्केन को कंबस कर लेता, मान लो मैं नोनेन को कंबस कर लेता। व्हाट इज नोनेन? क्या फॉर्मूला होगा नोनेन का? अरे बता बेटा, नोनेन का फॉर्मूला क्या होगा? C9H20। वेरी गुड। कंबस करेंगे, इक्वेशन से घबराना नहीं है, इक्वेशन पे चढ़ जाना है। जब मैं नोनेन को कंबस करता C9H20, क्या फर्क पड़ता? अरे बोल भैंस का मुंह, क्या फर्क पड़ता? कार्बन से ऑक्सीजन कंबाइन होती, क्या बनाती? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन से कंबाइन होती, क्या बनाती? वाटर। है भाई? क्या बनाती? वाटर। तो प्रोडक्ट हमेशा सेम बन रहा है। तो सर फर्क किस चीज में आएगा? फर्क किस चीज में आएगा? फर्क आएगा बैलेंसिंग में। अगर आप बैलेंसिंग शुरू करें, आप अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंसिंग सबको सिखा चुके हैं। देखें, एक कार्बन, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 4। तो जब 4 है तो यहाँ क्या लगा दोगे? 2 लगाओगे। जब 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 हो गए, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है। अब ऑक्सीजन देखिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, कितने ऑक्सीजन हो गए? 4। तो यहाँ क्या लगाओगे? 2। इज दिस क्लियर? ठीक हो गया। आगे चलो, यहां पर देखें 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन है तो यहां क्या लगा दोगे? कोई बच्चा पूछ रहा है बैलेंसिंग क्या होती है? अरे भाई, क्या केमिस्ट्री आज अभी पढ़ना शुरू की है क्या? बैलेंसिंग, दोनों साइड पर एटम्स को बराबर करना बाय पुटिंग दी नंबर्स। इनऑर्गेनिक में तो पूरा गला फाड़ फाड़ के सिखा कर आ रहे हैं बेटा आपको। तो मेरे बच्चे, यहाँ 2 का है तो यहाँ 2 लगा दिया, यस और नो? फिर हाइड्रोजन कितने हैं बेटे? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 6 हैं। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? 3 लगा देंगे। यस, यस। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 2 जा 4। बोलो भाई, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 2 जा 4। और यहाँ 3 और हो गए, तो 4 + 3 कितने हो गए बेटा? 7। तो क्या करूं, यहाँ 7 ऑक्सीजन कैसे करते हैं? क्या सिखाया था आपको? 7 ऑक्सीजन कैसे करेंगे? क्या लगा दोगे? 7/2। अच्छा आगे चलो, यहाँ 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन यहाँ कैसे करेंगे बेटा? जल्दी से बताइए, क्या लगा देंगे यहाँ पर? 9। ठीक है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 20। तो यहाँ क्या लगा देंगे? जल्दी से बताओ। 10। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 9 2 जा 18 +10। 18 + 10 कितना हुआ? 28। यहाँ 28 कैसे करें? क्या लगा दें यहाँ पर? 14। तो अब आप एक बात को नोट करना बच्चों, एक बात को नोट करना। भाई अगर किसी को बैलेंसिंग में इशू है तो बैलेंसिंग ऑर्गेनिक का टॉपिक नहीं है, बैलेंसिंग में ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो अगर उसमें किसी को इशू है तो भाड़ में जाए। तवज्जो रखो, अभी जो बात समझाने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप देखो, सब में प्रोडक्ट सेम बना है या नहीं? प्रोडक्ट क्या बना है ये सबको क्लियर है? भाई कार्बन विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन विल चेंज इनटू वाटर। लेकिन आप देखो एक फर्क नजर आ रहा है, और वो फर्क क्या है? कि जब आपने छोटा कंपाउंड जलाया है तो देखो ऑक्सीजन कम लगी है। जब आपने छोटा कंपाउंड जलाया है तो देखो ऑक्सीजन कम लगी है, और जब बड़ा कंपाउंड जलाया है तो ऑक्सीजन ज्यादा लगी है। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? जब मैंने छोटा कंपाउंड जलाया है तो ऑक्सीजन के 2 मोल्स लगे हैं। जब मैंने उससे बड़ा कंपाउंड जलाया तो ऑक्सीजन के और ज्यादा मोल लगे। जब मैंने उससे भी बड़ा कंपाउंड जलाया तो ऑक्सीजन के और भी ज्यादा मोल लगे। कैन यू ऑल सी दैट बच्चों? है ना? और प्रोडक्ट में भी फर्क आया है। बोलो, प्रोडक्ट में भी फर्क आया है। प्रोडक्ट में क्या फर्क आया है बच्चों? कि देखो यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड, 2 वाटर बने। लेकिन जब मैंने बड़ा कंपाउंड जलाया तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बने, 3 वाटर बने। जब मैंने और बड़ा कंपाउंड जलाया तो आप देखिए 9 कार्बन डाइऑक्साइड और 10 वाटर बने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स 38। क्या 38 बोल रहे हो बेटा?
9 टू द 18 और 10, हाँ 38 है, तो अच्छा यहाँ मैंने 40, ओके 38 है, जी 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 ठीक है, तो उसको चेंज कर लो ना भाई। इतना तो समझ गए ना यार कि क्या करना क्या है। तो 38 है तो यहाँ क्या लगा दोगे, 19 आ जाएगा, ठीक है ना। बात तो वही रहेगी ना, कंसेप्ट तो वही है कि जैसे जैसे बेटा क्या सिखाना मकसद था इस रिएक्शन से, कि कंबशन लिखना आ जाए। क्या कंबशन लिखना आ गई, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन करोगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन करोगे तो करना समझ में आया कि कार्बन कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन कन्वर्ट होगी वाटर में। हाँ, बैलेंसिंग में फर्क आएगा। और क्या फर्क है, जितना कंपाउंड छोटा होगा, बोलो बेटा, जितना कंपाउंड छोटा होगा, बोलो, जितना कंपाउंड छोटा होगा, 28 है, अबे क्या 28, 14 सही लगाया था मैंने। अबे तुम उधर 28, अबे इधर मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पहले उसको तो समझ लो लल्लू। मुझे बैलेंसिंग में डाले जा रहे हो गधेड़ा। पहले इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसको तो समझो। उस पर जो अटकाई हुई है, जो बात खुद से करने की है। अरे डाडो गधो सीखो बाबू। इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, आगे रीजन में काम आएगा कि जब हम कंबशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट तो हर जगह सेम ही आ रहा है, लेकिन क्वांटिटीज का फर्क है। क्या फर्क है, छोटे, बोलो मेरे साथ, छोटे कंपाउंड को जलाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, कम ऑक्सीजन चाहिए। बोल बेटा, छोटे कंपाउंड को जलाने के लिए कम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट भी कम बनेगा, प्रोडक्ट भी कम बनेगा। बड़े कंपाउंड को जलाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। यस और नो, कैन यू ऑल सी दैट, कैन यू ऑल सी दैट, कैन यू ऑल एक्चुअली ऑब्जर्व दैट। इसी वजह से अब इसका एक कमर्शियल यूजेज बताऊं। मेरा बच्चा, जो लोग गाड़ियों की मालूमात रखते हैं, दे विल सेकंड, पेट्रोल वाली गाड़ी ज्यादा पावरफुल होती है या डीजल वाली? कौन सी गाड़ी ज्यादा पावरफुल होती है? पेट्रोल वाली। नहीं होती। क्यों नहीं होती पेट्रोल वाली? पेट्रोल है C8H18 और डीजल है C9H20। तो मेरे बच्चे, पेट्रोल पेट्रोल छोटा कंपाउंड है, डीजल बड़ा कंपाउंड है। तो डीजल को जलाना तो मुश्किल होगा, डीजल को जलाना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन डीजल जब जलेगा तो ज्यादा प्रोडक्ट देगा, ज्यादा एनर्जी देगा। समझ आ रही है? जब ज्यादा एनर्जी देगा तो गाड़ी ज्यादा पावर जनरेट करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों या नहीं? कि मेरा बच्चा, आपको यहां से एक बात सिखाना मकसद है जो आपके दिमाग में बैठ जाए, कि जब भी हम छोटे कंपाउंड को बर्न करते हैं तो उसे बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन कम चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट भी कम यूज होगा। और जो बड़ा कंपाउंड होगा उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होगी, लेकिन प्रोडक्ट भी ज्यादा रिलीज होगा। यस और नो? इसकी जबरदस्त एग्जांपल देता हूं बेटा। जो हमारे पास हम कोयला यूज करते हैं, कोल। अब देखो, कोयले को जब तुम जलाते हो आसानी से जल जाता है क्या? कोयले को जब जलाते हो नानी याद आ जाती है कोयला जलाते में, यस और नो? लेकिन जब जल पड़ता है तो फिर भरपूर एनर्जी देता है। यस और नो? तो क्या सीखा बच्चों, कि छोटे कंपाउंड को बर्न करना रिलेटिवली कम ऑक्सीजन रिक्वायर करता है। ये बात यहां पर थी नहीं, लेकिन मेरे बच्चे, ये बात आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूं। लेकिन प्रोडक्ट भी कम मिलेगा, और बड़ा कंपाउंड ज्यादा ऑक्सीजन लेगा बर्न होने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट भी ज्यादा देगा। इतनी बात समझ गए सारे के सारे? अरे छोड़ो फॉर्मूला क्या है बाबा, ये समझ गए कंबशन। अब मेरा बच्चा समझो, कंबशन लिखना आ गई। देखो, रट्टा नहीं लगा सकते। कंबशन लिखने का पैटर्न समझ गए हो सारे के सारे या नहीं? कंबशन लिखने का पैटर्न समझ गए हो सारे के सारे या नहीं? ओके, गुड, ओके। अब मेरा बच्चा, कंबशन का प्रोसेस भी दो तरह का होता है। एक जिसे हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन क्या है? जो अभी आपने लिखी, जब आप किसी चीज को बर्न कर रहे हो और एयर की सप्लाई जो है एक्सेस में हो, एयर की सप्लाई भरपूर क्वांटिटी में हो, तो फिर बेटा वो कंपाउंड सही से जलता है। और जब वो सही से जलता है तो फिर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन आप लिख रहे थे, ये किसके रिएक्शन थे? कंप्लीट कंबशन के। मेरी बात समझ रहे हो मेरे बच्चे? क्या कहा मैंने, कि जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो मेरे बच्चे उसकी कंबशन क्या होती है? कंप्लीट। लेकिन बच्चों, अगर मैंने एयर की सप्लाई लिमिट कर दी, अगर मैंने एयर की सप्लाई क्या कर दी? लिमिट कर दी बच्चों, तो अब क्या होगा जरा देखना। सेम कंपाउंड,
अगर मैं मीथेन को बर्न कर रहा हूं एयर की लिमिटेड सप्लाई में, अगर मैं मीथेन को बर्न कर रहा हूं एयर की लिमिटेड सप्लाई में, तो मैं देखूंगा कि कार्बन कार्बन या तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, इट विल सिंपली कन्वर्ट इनटू कार्बन ओनली। या तो कार्बन ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, सिंपल कार्बन रहेगा, या अगर ऑक्सीडाइज हुआ भी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। डाई ऑक्साइड तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड थी, इसलिए कार्बन या तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। जबकि हाइड्रोजन बीइंग अ स्मॉलर एटम, हाइड्रोजन बीइंग अ स्मॉलर एटम विल स्टिल ऑक्सीडाइज टू वाटर। तवज्जो रखो फिर से। क्या कहा मैंने? मैंने कहा हम अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी है बच्चों? दो हैं। जल्दी जल्दी बताओ। नंबर वन कौन सी है? कंबशन। कंबशन किसे कहते हैं बच्चों? बर्निंग के रिएक्शन को। बर्निंग के लिए क्या चीज जरूरी है? बर्निंग के लिए क्या चीज जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। पैटर्न क्या होता है बर्निंग का? बर्निंग का पैटर्न क्या होता है कि अगर मैं एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर दे रहा हूं तो एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में ऑक्सीजन कार्बन को कन्वर्ट करती है, ऑक्सीडाइज करती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देती है वाटर में। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिट कर दूं तो या तो कार्बन ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा दिव्या भारती, यानी कार्बन विल सिंपली चेंज इनटू कार्बन, will remain as carbon or carbon monoxide, it won't convert into carbon dioxide. However, क्योंकि हाइड्रोजन एक स्मॉलर एटम होता है साइज में, तो ये अभी भी ऑक्सीडाइज होकर वाटर बना देगा। बेटा लिमिटेड हीट नहीं हो रही, लिमिटेड ऑक्सीजन हो रही है। आप मेरी बात को गौर से सुने। एग्जामिनर बताएगा लिमिटेड है, आपको नहीं पता करना है, एग्जामिनर बताएगा। तो मैंने क्या कहा कि जब आप इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं किसी भी कंपाउंड की, लेट सपोज मैं C3H8 ले लूं, अगर मैं इसकी कंबशन करते हुए हीट प्रोवाइड करूं, तवज्जो रखो, और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई को बेटा बोलो लिमिटेड कर दूं, ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिटेड कर दूं, तो फिर से बोलो क्या होगा? या तो कार्बन, बोलो ना यार, या तो कार्बन ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, अगर होगा तो किसमें ऑक्सीडाइज होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होगा, जबकि हाइड्रोजन अभी भी चेंज हो जाएगा किसमें? वाटर में। ये वाला जो कार्बन है ना बेटा, इसे कहते हैं कार्बन सूट, इसे कहते हैं कार्बन सूट। कार्बन सूट, ये कार्बन के पार्टिकल्स हैं। कार्बन के, ये आप घर में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कैंडल वैक्स होती है, कैंडल वैक्स, कैंडल वैक्स लो, घर में कैंडल वैक्स लो, कैंडल वैक्स को ऐसे जलाओ और जलाकर उसके ऊपर थोड़ा डिस्टेंस पर एक टिश्यू पेपर रख लो, तो खुद ब खुद उस पर छोटे छोटे ब्लैक पार्टिकल्स जमा होना शुरू हो जाएंगे। एंड दोज ब्लैक पार्टिकल्स आर कार्बन सूट, जो कि शू पॉलिश में इस्तेमाल होते हैं, जो कि प्रिंटर के डाई में इस्तेमाल होते हैं, जो प्रिंटर की इंक होती है उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। खैर आपसे इस्तेमाल कोई नहीं पूछेगा, अभी मेरी जो बात समझा रहे हो बेटा मेरा बच्चा उसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहा मैंने? अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी है? अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी है? कंबशन सबको समझ में आया या नहीं? देखो कंबशन हर जगह आएगी, लेकिन कंबशन एक ही बार सीखने की थी, क्योंकि हर बार अब रिपीट होगा, हर बार अब रिपीट होगा। कंबशन कितने तरह की होती है जल्दी से बताओ? दो तरह की। कौन कौन से? कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंबशन के लिए क्या चीज जरूरी है? कंबशन के लिए क्या चीज जरूरी है? ऑक्सीजन। अगर एक्सेस सप्लाई होगी, अगर एक्सेस सप्लाई होगी तो कौन सी कंबशन होगी बेटा? कंप्लीट। जिसमें कार्बन किसमें चेंज होगा? बताते जाओ। अनम आमिर, हफ्सा, कार्बन किसमें चेंज होगा? मूसा, शीश, किसमें चेंज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। और हाइड्रोजन विल चेंज इनटू, बोलते जाओ बेटा, वाटर। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हुई तो मेरे बच्चा कार्बन या तो कार्बन ही रहेगा, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, जबकि हाइड्रोजन अभी भी वाटर बना लेगा। इज दिस क्लियर? चले, अब आ जाए बेटा सब्स्टिट्यूशन। अब आ जाओ सब्स्टिट्यूशन बच्चों।
एक सवाल का जवाब दो। ज्यादा प्रोडक्ट कौन देगा, छोटा कंपाउंड या बड़ा कंपाउंड? ज्यादा प्रोडक्ट कौन देगा, छोटा कंपाउंड या बड़ा कंपाउंड? बड़ा कंपाउंड। आसानी से कौन सा कंपाउंड जलेगा, छोटा कंपाउंड या बड़ा कंपाउंड? जलाना किसको आसान होगा, छोटे कंपाउंड को या बड़े कंपाउंड को? छोटे कंपाउंड को। ये बात दिमाग में बैठ गई है? क्या बात? बेटा अब ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इसको समझो। क्या ये सब्स्टिट्यूशन का वर्ड हम कॉमनली भी अपने स्पोर्ट्स खेलते हुए या स्कूल में जब टीचर एक एब्सेंट हो जाता है तो ये वर्ड हम यूज करते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाता है, या एक प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर सब्स्टिट्यूट के तौर पर आ जाता है? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आपको अच्छे से पता है। क्या होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक एटम दूसरे एटम को क्या कर देता है, बोलो, रिप्लेस कर देता है। एक एटम दूसरे एटम को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। इसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या इनऑर्गेनिक में भी ऐसे रिएक्शन पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? बोलो। जब आप कहते थे कि भाई जिंक रिएक्शन कर रहा है HCl से, तो क्या जिंक H की जगह आ जाता था? अरे बोल ना यार, अबे बोल। क्या जिंक H की जगह आ जाता था? तो क्या था ये, सब्स्टिट्यूशन था ना, डिस्प्लेसमेंट था। यस और नो? तो मेरा बच्चा डेफिनेशन लिखो, सब्स्टिट्यूशन डिस्प्लेसमेंट सेम ही शिट है भाई। डेफिनेशन लिखो। Those chemical reactions in which atom or group of atoms are replaced by another atom or group of atoms are called substitution slash displacement reactions। बेटा जहां तक जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, बस उस बात को तुम समझ पा रहे हो, इस बात को मेक श्योर करो। ठीक है, तुम्हारे बहुत सारे सवालों के जवाब मेरी एक्सप्लेनेशन में आगे आ जाएंगे, और बहुत सारी जगह पर आपको हाउ तक पढ़ाया जाएगा, वाई तक नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको जानना भी नहीं है। मेरे बच्चे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्लियर है? बोलो। क्या कहा हमने? वो रिएक्शन जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम को दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर दे, उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अल्केन्स में अल्केन्स में जगह खाली है या भरी हुई है? बोलो, अल्केन्स में कार्बन की जगह खाली है या भरी हुई है? बोलो। अल्केन की जगह भरी हुई है। कार्बन की, भाई कार्बन के पास 4 वैलेंसी है और चारों वैलेंसीज पूरी हुई हुई है, यानी 4 कुर्सियां हैं हर कार्बन के पास। चारों पर ऑलरेडी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऑलरेडी बंदे बैठे हैं। तो अगर मैं पांचवा बंदा बिठाना चाहता हूं तो जगह है क्या? नहीं है। अगर पांचवा बिठाना बंदा बिठाना लाजमी है तो मुझे एक को उठाकर उसकी जगह बिठाना पड़ेगा। यस और नो? भाई गोद में थोड़ी ले लेगा एक एटम दूसरे एटम को, समझ रहे नहीं समझ रहे? भाई यहाँ कोई गोदी का कंसेप्ट थोड़ी है कि अगर कार्बन अल्केन में, डू यू ऑल अंडरस्टैंड कि अल्केन में जितने भी कार्बन है सबके वैलेंसी पूरी है, सबके बॉन्ड्स मजबूत है, सबकी भूख पूरी हो चुकी है, सब बिरयानी खा चुके हैं। तो जाहिर है अब यहाँ जब सबकी वैलेंसी पूरी हुई हुई है, सारे के सारे स्टेबल हुए हुए हैं, तो नंबर वन वो रिएक्ट करना चाहेंगे नहीं। लेकिन अगर रिएक्ट करना करवाएं, जबरदस्ती भी करें, तब भी हम क्या देखेंगे, क्या एडिशन हो सकती है? बोलो, क्या एडिशन हो सकती है? बोलो। नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी एक बंदे को उठाकर उस दूसरी बंदे को बिठाना होगा। यस और नो? तो क्या ये बात समझ में आती है कि अल्केन्स या कोई भी सैचुरेटेड ग्रुप, अल्केन या कोई भी, बोलो बेटा, जो सैचुरेटेड ग्रुप होता है, कोई भी अल्केन हो या कोई भी सैचुरेटेड ग्रुप हो, उसमें क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है। क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन होती है। तो अब हमारे सिलेबस में सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी से
जो एग्जाम्पल आपको मैं पढ़ाने वाला हूं वो है क्लोरीनेशन इन मीथेन। क्या है? क्लोरीनेशन इन मीथेन। अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप रिलेट कर सकते हैं क्या मतलब होगा इसका, कि मैं मीथेन में किसकी सब्स्टिट्यूशन करूंगा। अरे बोलो भाई, मीथेन में किसकी सब्स्टिट्यूशन करूंगा? बोलो। क्लोरीन की। अच्छा जी, ये जो मेरी टीम में से कौन मौजूद है क्लास के अंदर? जी सर। मेरे भाई आप चैट नहीं देख रहे हो? ये जो बच्चे हैं, जो राजपुर कोडू वोडू, इन सबको उड़ाने के बाद इनका सारा एक्सेस ब्लॉक करो अभी के अभी। इनका एक्सेस ब्लॉक करो और ये मुझे कल से ऑर्गेनिक के सेशन में नजर ना आए। ठीक है? जिनको कद्दू और लौकी की ज्यादा फिक्र हो रही है, और यहाँ टीचर जो है सुबह 6 बजे से 8 बजे से लगातार सेशंस कंडक्ट करके भी अपनी जान मार रहा है, ये बच्चे का फायदा हो जाए, और वो जनाबे अली सीरियस नहीं है। ऐसे बच्चों को पढ़ने का कोई हक नहीं है। इनको निकालो क्लास से बाहर। चैट देखो किसकी है, निकालो क्लास से बाहर। मीटिंग रूम को लॉक करो, इनका एक्सेस ब्लॉक करो। अगर इनका कॉन्टैक्ट नंबर इनके घर पे बता दो कि सर ने निकाल दिया इनको क्लास से। ठीक है। इनका एक्सेस उड़ा दिए। इजियान मेमन को सबसे पहले फारिग करो। चलें वापस रह जाए तो बेटा, दोबारा से आ जाए बेटा। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मोमेंटम खराब कर देते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट बात हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा जबरदस्त रिएक्शन है जो आप करने जा रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा बहुत आसानी से मैं आपको समझा पाऊंगा। तवज्जो दीजिएगा मेरे बच्चे। हमने क्या कहा? सब्सटीट्यूशन क्या होती है? बोलो भाई, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? इसका मतलब समझ में आ गया? जब एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करता है, इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और क्योंकि अल्केन्स में जगह खाली, बोलो बेटा, अल्केन्स में जगह खाली नहीं है, तो लाजमी तौर पर सब्स्टिट्यूशन ही ऑप्शन है। किसी एक को उठाकर ही दूसरे को बिठाना पड़ेगा। अब हमारे सिलेबस में कौन सी एग्जांपल है जो हम करने वाले हैं? वो है क्लोरीनेशन की। हमारे सिलेबस में कौन सी एग्जांपल है? क्लोरीनेशन की। तो मेरे बच्चे, क्या लगता है क्लोरीनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? बोलो। अगर बोलो, क्लोरीनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन विच, क्या लगता है बेटा, कौन सा एटम रिप्लेस होगा? हाइड्रोकार्बन में किसको रिप्लेस करोगे, कार्बन को क्या हाइड्रोजन को? हम्म जाहिर है कार्बन तो रूट है, किसको रिप्लेस करोगे? हाइड्रोजन को। तो दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन समझो, और बहुत आसान है, इज किससे रिप्लेस कर दें? बोलो। रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। भाई क्या ये मुश्किल बात लिखी जा रही है? बोलो ना भाई। अगर आपके दिमाग में अंग्रेजी समझ में आती है और ये आपको चाइनीज नहीं लग रही, तो मेरा बच्चा, बच्चों वाली बात है कि अल्केन में जगह खाली नहीं है, तो अब मुझे सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमने अपने सिलेबस के हिसाब से कौन सी एग्जांपल पढ़नी है? क्लोरीनेशन पढ़नी है। तो क्लोरीनेशन क्या होगी? नाम से पता चल रहा है कि भाई हमने क्लोरीन हाइड्रोजन एटम की जगह किसको लेकर आना है? क्लोरीन को लेकर आना है। ठीक है जी, आए मैं करके दिखाता हूं। करके दिखाऊंगा तो वीआईपी समझ में आएगा। तवज्जो रखिएगा, दरमियान में ये बोलना ही शुरू कर दिएगा सर एक बार दोबारा। अरे पहले गौर से देखोगे समझ में आ जाएगा। भाई ये मैंने लिया मीथेन। ये मैंने क्या ले लिया? मीथेन ले लिया। और मीथेन का रिएक्शन मैंने कराया। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, पूरा डिस्प्लेड फॉर्म में लिखते हैं। ज्यादातर याद रखो, एग्जाम में डिस्प्लेड फॉर्म में लिखकर आता है। मैं तुम्हें दोनों फॉर्म में कराता जाऊंगा, डिस्प्लेड फॉर्म में भी कराऊंगा और स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी कराऊंगा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि दोनों कर सकते हैं। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, एक फॉर्म की प्रैक्टिस करते हैं, बाद में कहते हैं सर दूसरी वाली समझ में नहीं आ रही। ये मीथेन का मॉलिक्यूल हो गया, सारे बॉन्ड सिंगल है, यस और नो? ये मीथेन का मॉलिक्यूल हो गया, सारे बॉन्ड सिंगल है। अच्छा, ये सवाल बच्चे चैट में पूछ रहे हैं सर क्लोरीन ही क्यों? अबे एग्जांपल है बुक में, सिलेबस में क्लोरीन की, इसलिए क्लोरीन पढ़ रहे हैं। ये क्या, क्या दिमाग से बावले तो नहीं हो गए तुम लोग? 4 बार मैंने कहा कि हम सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीन की एग्जांपल लेने जा रहे हैं क्योंकि सिलेबस में है। तो मैं सिलेबस वाला कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा क्या? क्या नींद में चले गए हो क्या? क्लोरीनेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लोरीन की एग्जांपल दी हुई है। मैं अभी आपको शायद और एग्जांपल्स भी दे दूं जो एग्जाम में आ जाती हैं। भाई ध्यान से सुनो मैं क्या बात बोल रहा हूँ। चरस पी के बैठे हैं, वो भी सस्ती वाली।
तवज्जो रखो, पहले मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ाने दो, उसको समझो और उसमें जवाब, इधर उधर का सवाल पूछा क्लास से बाहर निकालूंगा मैं। तवज्जो रखो, जो बात बता रहा हूं उसके अभी ध्यान इधर लगा हुआ है, सर क्लोरीन क्यों, दूसरा क्यों नहीं, अबे गधेड़ा सिलेबस में क्लोरीन है इसलिए क्लोरीन कर रहे हैं। चलो, अरे मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं आपके आपके डिस्ट्रैक्शन पे हैरान हो रहा हूं कि बात क्या चल रही है, आपका दिमाग क्या सोच रहा है। तवज्जो रखो बेटा, ये मीथेन है डिस्प्लेड फॉर्म में, और अगर मैं इसी को स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख देता तो क्या मैं लिखता CH4। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इधर फोकस करो सारे के सारे। मैं आपको दोनों फॉर्म साइमल्टेनियसली करके दिखा रहा हूं ताकि आपको करना आए, कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एग्जामिनर आपको डिस्प्लेड फॉर्म बोलेगा या ये वाली स्ट्रक्चरल फॉर्म बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है भाई, ज्यादातर डिस्प्लेड आती है। ये मैंने ले लिया क्लोरीन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या होता है, Cl2, इसको मैंने यहां डिस्प्लेड फॉर्म में लिख दिया और यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया Cl2। ये मैं एक ही रिएक्शन लिख रहा हूं, एक ही रिएक्शन, यहां डिस्प्लेड फॉर्म में और यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्म में। बात समझ में आ रही है सबको? अब मुझे बता बेटा क्या होगा, बच्चों वाली बात होने वाली है। क्या होने वाली है? अच्छा एक बात समझे, हर रिएक्शन के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए होती है, कंडीशन चाहिए होती है। हमने आपको क्या बताया था, अल्केन हाईली रिएक्टिव होते हैं आसमा अलीम, या लो रिएक्टिव होते हैं, क्या बताया था? अल्केन हाईली रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है? लो रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इनका पेट तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो इसका मतलब आसानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई ना कोई कंडीशन देनी पड़ेगी, और ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है बेटा? इस रिएक्शन के लिए हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं ताकि वो एनर्जी इतनी ज्यादा क्रिएट कर दें कि रिएक्शन हो जाए, बॉन्ड टूट जाए, रिएक्शन हो जाए। तो याद रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस की कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार रिपीट करूंगा और आपको याद भी करनी होंगी। तो याद रखें, ये रिएक्शन उसी वक्त होगा जब आप अल्ट्रा वायलेट कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेस प्रोवाइड करेंगे, वरना नहीं होगा। अल्ट्रा वायलेट रेस का मकसद है हाई एनर्जी प्रोवाइड करना शॉर्ट टाइम में, ठीक है? तो यूवी रेज हाई एनर्जी रेडिएशन होती है। अब मेरा बच्चा क्या होगा, सिंपल होने वाला है कि क्लोरीन क्या करेगा, बोलो किसको रिप्लेस करेगा? किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। एक क्लोरीन एक वक्त में किसी एक हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। क्लोरीन का रिश्ता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस रिश्ते को तोड़ेगी, क्लोरीन कार्बन की बच्ची को भगा के ले जाएगा। क्या मतलब? क्लोरीन किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। अब अज्यूम कर लो, अगर ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? अगर ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो अगर प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूं, सिचुएशन क्या हो जाएगी? भाई सब कुछ ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? भाई हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। यस और नो? हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? रट्टा नहीं मारना है, पैटर्न समझना है, रिएक्शन का पैटर्न। भाई हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आ गया। अच्छा ये जो हाइड्रोजन निकला ये कहां गया? जो हाइड्रोजन निकलेगा ये दूसरे क्लोरीन से कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा? जो हाइड्रोजन निकला वो दूसरे क्लोरीन से कंबाइन हो जाएगा, क्या बना लेगा? HCl। क्या बना लेगा? HCl। तो क्या हमने यही नहीं कहा था सब्स्टिट्यूशन में? क्या यही नहीं था पैटर्न सब्स्टिट्यूशन का कि भाई क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है? अबे हाँ ना बोल यार। अगर यही चीज मैं यहां डायरेक्ट लिखूं, यही चीज मैं यहां डायरेक्ट लिखूं तो कैसे लिखता? भाई क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो CH4 से कितना हो जाएगा? बोलो बेटा, CH4 से कितना हो जाएगा? ये CH3, और उसके साथ एक Cl आ जाएगा। क्या ये लिख सकते हो? लॉजिकली समझने की कोशिश करो, रट्टा मारने के चक्कर में मत रहना। भाई पैटर्न ऑफ द रिएक्शन ऑर्गेनिक में काम आता है, आपको पैटर्न ऑफ द रिएक्शन समझना है। भाई क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, 4 हाइड्रोजन थे तो कितने हाइड्रोजन रह गए? बोलो, 3 हाइड्रोजन रह गए और उसकी जगह Cl आ गया, CH3Cl बन गया, और साथ में क्या बन गया बच्चों? HCl। कुछ बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? क्या बात है? इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? देखो, इस प्रोडक्ट का नाम होता है क्लोरोमीथेन। सर क्लोरोमीथेन क्यों? सर क्लोरोमीथेन क्यों? बोलो। क्योंकि ये क्लोरो आ गया और एक कार्बन है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो बेटा इसको कहा क्लोरो। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मिथ। और सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या नाम हो गया? एन। तो नाम रट्टा नहीं लगाना। दिस इज व्हाट? क्लोरोमीथेन। दिस इज व्हाट? क्लोरोमीथेन। दिस इज व्हाट? क्लोरोमीथेन। दिस इज व्हाट? क्लोरोमीथेन। अब एक बात समझो,
क्या तुम्हें ये पैटर्न समझ में आया? बेटा पैटर्न क्या होगा? आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, उसकी जगह किसको लेकर आना है? क्लोरीन को लेकर आना है या हेलोजन को लेकर आना है? यस और नो? आइए मेरा बच्चा, अब सुनना 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 सुनना। इस रिएक्शन को मैं एक सीरीज में भी लिख सकता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझे? दोबारा से लिख के दिखाता हूं, अब पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये हमारे पास मीथेन था, यस और नो? मैंने इसका रिएक्शन क्लोरीन से कराया। सारे बच्चे दोबारा पार्टिसिपेट करो। क्लोरीन से कराया, क्या कंडीशन थी बोलो? क्या कंडीशन थी? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की कंडीशन थी। क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन, किसी एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस। अगर ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो प्रोडक्ट क्या बना बोलो? यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। साथ में क्या बन गया? HCl। साथ में क्या बन गया बोलो? HCl। इज दिस क्लियर? लेकिन मेरा बच्चा, क्या अभी भी इसमें हाइड्रोजन बाकी है? क्या अभी भी इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बाकी है? यस और नो? तो अगर मैं इस कंपाउंड को दोबारा से ले लूं और फिर से एक और क्लोरीन से रिएक्शन करा दूं, अगर मैं इस कंपाउंड को दोबारा से लेकर एक और क्लोरीन से रिएक्शन करा दूं, तो क्या इस बार फिर से क्लोरीन किसी और हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा बोलो? भाई क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन को एक एक करके रिप्लेस करना है ना इसने, तो क्या इस बार फिर से क्लोरीन किसी हाइड्रोजन को निकाल देगा? तो मान लो जिसको तरफ मैंने एरो बनाया उसे निकाला। भाई गेम समझना है, गेम। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां पर भी Cl आ जाएगा, यहां तो पहले से ही Cl था, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, साथ में क्या बन जाएगा? HCl। यस और नो? साथ में क्या बन जाएगा? HCl। क्लियर? क्या अभी भी हाइड्रोजन बाकी है इसके अंदर? बोलो, अभी भी हाइड्रोजन बाकी है बच्चों इसके अंदर या नहीं? रिएक्शन रट्टा नहीं लगाओ, समझो पैटर्न को। तो क्या ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है क्लोरीन से या नहीं कर सकता? क्या ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। कैसे करेगा? अगर मैं फिर रिएक्शन कराऊं, फिर इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दूं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की कंडीशन में, तो फिर से ये किसी और हाइड्रोजन को निकाल देगा। यस और नो? और अगर मान लो अब ये वाला हाइड्रोजन भी निकल गया, तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? बोलो बेटा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? सेम पैटर्न है, यहाँ Cl पहले से था, यहाँ Cl पहले से था, अब यहाँ भी Cl आ जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन है, साथ में बनेगा HCl। बात समझ रहे हो? लेकिन क्या अभी भी हाइड्रोजन बाकी है? क्या अभी भी हाइड्रोजन बाकी है? तो क्या अभी भी रिएक्शन हो सकता है बोलो? अभी भी रिएक्शन हो सकता है, यस और नो? अगर मैंने फिर से रिएक्शन कराया तो अब क्या होगा बच्चों? आखिरी हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। आखिरी हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, और जब आखिरी हाइड्रोजन भी निकल गया तो चारों जगह पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। यस और नो? और अब मुझे बताओ, अब क्या ये रिएक्शन फर्दर हो सकता है? अब ये रिएक्शन फर्दर नहीं होगा, क्योंकि सारे हाइड्रोजन निकल चुके हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब तक हाइड्रोजन थे तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यूटी में कराया जा सकता है? जब तक हाइड्रोजन थे तब तक ये रिएक्शन, बेटा रिएक्शन का रट्टा, खुदा के लिए मेरे हाथ देखो, रिएक्शन का रट्टा नहीं लगाना, रिएक्शन में पैटर्न समझा, क्योंकि पैटर्न समझ जाओगे तो मैं एक बात बताऊंगा, बाकी बातें खुद कर लोगे। और तुम रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो घंटा तुम रट्टा नहीं लगा सकते। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है भाई। क्या कहा मैंने भाई? ये हाइड्रोजन निकला ना बच्चे, ये हाइड्रोजन निकला और ये हाइड्रोजन दूसरे Cl से कंबाइन हो गया, HCl बन रहा है। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब नाम क्या होंगे? तो नाम तो बहुत ही आसान है भाई, देखो नाम क्या होंगे। पहले वाले में क्या है? एक क्लोरीन है, तो क्या नाम है इसका? क्लोरोमीथेन। अनम आमिर, क्या नाम है बेटा? क्लोरोमीथेन। दूसरे वाले में कितने क्लोरीन हो गए? दो क्लोरीन हो गए। दूसरे वाले में दो क्लोरीन हो गए, तो क्या नाम बनेगा? एनीबडी इन द क्लास? डाइक्लोरोमीथेन। तीसरे वाले में तीन क्लोरीन हो गए, तो क्या नाम बनेगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। चौथे वाले में चार क्लोरीन हो गए, तो क्या नाम बनेगा? टेट्राक्लोरोमीथेन। ये डाई ट्राई टेट्रा भी गिनती होती है। क्या कहा मैंने? बात समझे बेटा या नहीं समझे? हमने कहा सब्स्टिट्यूशन, हमने कहा सब्स्टिट्यूशन क्या है? क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन को निकालता चला जा रहा है। डू यू गेट दी पैटर्न बेटा? डू यू गेट दी पैटर्न?
अगर तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया तो असल मजा अब आएगा, क्योंकि ये तो मैंने बुक वाला कराया, अब मैं तुम्हें वो कराता हूँ जो एग्जामिनर तुम्हारे आगे रखेगा, और मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं कर पाते। देखो, अगर तुम मेरी बात वाकईतन समझ गए हो तो तुम मुझे अब इन सारे रिएक्शंस का आंसर दे पाओगे। जल्दी से एक ने कोशिश करनी है। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि एक कंपाउंड है C2H6 और मैं इसका रिएक्शन क्लोरीन से करा रहा हूं, तो मुझे बता सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताओ, पैटर्न दिमाग में रिकॉल करो। क्या होना चाहिए? यहां से एक हाइड्रोजन, बोलो यार, यहां से एक हाइड्रोजन क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। तो C2 एज इट इज रहेगा, H5 हो जाएगा, और उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? Cl। बेटा क्या ये प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर पा रहे हो? अबे क्या ये प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर पा रहे हो? पैटर्न पकड़ो। अगर मैं तुमसे कहता एक कंपाउंड है C30H62, C30H62, और मैं उसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा रहा हूं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो मुझे बता सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अरे बता क्या प्रोडक्ट बनेगा? C30 एज इट इज रहेगा, एक H को कम कर दो तो H कितना रह जाएगा? 61, और उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा? Cl आ जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा? HCl। यस और नो? समझ आ रहा है पैटर्न? अच्छा इधर देखो, C5, C5H10Cl2, C5H10Cl2। अब मैंने एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे दिया, मैं कहूं इसका रिएक्शन मैं क्लोरीन से करा रहा हूं, क्या मेरी जान के टोटे तुम पैटर्न अप्लाई कर सकते हो? 200 प्लस बच्चा बैठा है, मुझे सबका जवाब चाहिए। पैटर्न अप्लाई करो। क्या करोगे? आपको क्लोरीन पर फोकस नहीं करना, किस पर फोकस करना है? हाइड्रोजन पर। क्या है पैटर्न? अरे पैटर्न बोलो। हाइड्रोजन कम करो। कितने? एक वक्त में एक हाइड्रोजन। क्या होगा? प्रोडक्ट बता बेटा, प्रोडक्ट बता बेटा। C5H10 से क्या हो जाएगा? H9। क्लोरीन दो पहले से लगे हुए, एक और लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? Cl3। क्या ये सारे बच्चे बता पा रहे हो? साले ये रट्टा नहीं लगा सकते। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो छतें फाड़ दोगे, वरना छतें गिरेंगी तुम्हारे ऊपर, कुचल देंगी तुम्हें। ऑर्गेनिक के रिएक्शन रट्टे नहीं लगा सकते आप। आगे तवज्जो रखो। मैं कहता हूं C900, H1800 और Cl2 है, और रिएक्शन में इसका करा रहा हूं Cl2 के साथ। हाँ भाई, ईशल बताओ बेटा, क्या तुम ये रिएक्शन कंप्लीट करवा सकते हो? क्या तुम ये रिएक्शन कंप्लीट करवा सकते हो? जी हाँ बेटा, कंडीशन लिखनी पड़ेगी लाजमी। क्या होता है पैटर्न? बताओ बेटा, क्या पैटर्न होता है? कि जनाब जो क्लोरीन आएगा वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ईशल ट्राई करो, जो बच्चा कह रहा था नहीं समझ में आया। C900 ही रहेगा, यस और नो? H एक कम कर दो, तो जब H एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा? 1799, और Cl2 था, अब क्या हो जाएगा? Cl3। अब देखो, तुम्हारे सिलेबस और तुम्हारी औकात से बाहर जाके एग्जाम्पल करा रहा हूं, फिर भी पैटर्न तो वही लग रहा है ना? अरे पैटर्न तो वही अप्लाई हो रहा है क्या? कि एक वक्त में क्लोरीन क्या करेगा? अरे बोलो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यस और नो? और उसकी जगह खुद आ जाएगा, यस और नो? चलो, अब जरूरी नहीं है कि क्लोरीन ही हो, आओ समझो। जरूरी नहीं है कि क्लोरीन हो। मैं कहता हूं C5H11I है, C5H11I, आयोडीन आ गया, और मैं इसका रिएक्शन आयोडीन से करा दूं, मैं इसका रिएक्शन आयोडीन से करा दूं, अल्ट्रा वायलेट रिएक्शन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में। क्या कोई मुझे यहां बता सकता है क्या प्रोडक्ट बनेगा? The product or the pattern will remain is exactly same। बेटा या तो केमिस्ट्री पूरी पढ़ लो या मुझे सिखाओ मत। कौन कह रहा है आयोडीन अनरिएक्टिव है? मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, बोलो। सेम पैटर्न होगा कि आयोडीन भी क्या करेगा बेटा, बोलो ना? हाइड्रोजन को निकाल देगा। कितने हाइड्रोजन को? एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। C5H कितने हो जाएंगे बेटा? 10, और एक आयोडीन पहले से लगा हुआ है, एक आयोडीन दो और जाके लगेगा, तो आई कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl बनेगा या HI बनेगा? भाई जो हाइड्रोजन निकलेगा वो दूसरे आयोडीन से कंबाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? एक और एग्जांपल देखो, C8H9Br3, C8H9 Br3,
अगर मैं इसका रिएक्शन ब्रोमीन से कराऊं, किसमें? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में। भाई इससे ज्यादा चांस नहीं दे सकता, तवज्जो रखो, इससे ज्यादा चांस नहीं दे सकता। तवज्जो रखो, पैटर्न सीख गए हो तो बस पैटर्न अप्लाई करो। C4C8H9, अच्छा ये C8H9 नहीं है, सॉरी, C5H9 लिखना था मुझे, C8 लिख दिया मैंने। C5H9Br3। हाँ भाई, अगर मैं इसका रिएक्शन ब्रोमीन से कराऊं क्या होगा? पैटर्न अप्लाई करो। अभी भी क्या होगा? एक ब्रोमीन किसको रिप्लेस कर देगा बेटा, बोलो? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा अनम आमिर? C5H9 से क्या हो जाएगा बेटा? H8, और Br पहले से 3 लगे हुए थे, एक और आ जाएगा साथ में, क्या बनेगा? HBr। यस और नो? बेटा खुदा के लिए मुझे बताओ, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? पैटर्न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पैटर्न समझ में आ रहा है रिप्लेसमेंट का या नहीं आ रहा? इसीलिए मैंने कहा था जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर तवज्जो रखो। शुरू में पूछ रहे थे क्लोरीन ही क्यों, क्लोरीन ही क्यों, क्लोरीन, अबे करा रहा हूं ना आगे का। समझ आ रही है या नहीं आ रही मेरे बच्चे? अब एक और एग्जाम्पल देखो, C4H9Br, और रिएक्शन करा दूं मैं इसका I2 से। हाँ भाई, C4H9Br, रिएक्शन करा दूं I2 से। अब बच्चा परेशान हो जाएगा, भाई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिखाया क्या है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, आयोडीन किसको रिप्लेस करेगा? बोलो यार। हाइड्रोजन को। किसको रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन को कोई माइकल लाल बता सकता है क्या होगा प्रोडक्ट? C4 एज इट इज रहेगा, H कितना हो जाएगा? 8, Br पहले से लगा हुआ था और एक आयोडीन भी आ जाएगा। यस और नो? अब देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट लिख पा रहे हो। C4 एज इट इज, H8 हो गया, Br पहले से लगा हुआ था, आयोडीन एक और आ गया, और जो हाइड्रोजन निकलेगा वो किससे कंबाइन हो जाएगा? आयोडीन से। क्या बन जाएगा? HI। बेटा समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? अल्केन के कॉमन यूजेस क्या हैं? तो बस एक लाइन लिख लो, अल्केन्स आर मोर commonly used as fuels। अल्केन्स को हम कॉमनली फ्यूल के तौर पे, अभी मैंने बताया ना, मीथेन भी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। नहीं, रिएक्टिविटी का ख्याल रखना, बस जो बता दिया। हाँ भाई, अल्केन में मीथेन भी फ्यूल के तौर पे यूज होता है, पेट्रोल डीजल ये सब क्या है? फ्यूल के तौर पे यूज इस्तेमाल होते हैं। क्लियर? अच्छा, कोई बच्ची कह रही थी कि सर आखिरी वाला समझ में नहीं आया। भाई देखो ना, एक कंपाउंड ये दिया हुआ है तुम्हें, यस और नो, अब उसका रिएक्शन आयोडीन से कराना था, अल्ट्रावायलेट कंडीशन, तो तुम्हें मालूम है क्या करनी है? सब्स्टिट्यूशन करनी है ना भाई। क्या करनी है? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? ये आयोडीन किसको सब्स्टिट्यूट करेगा बेटा, बोलो? हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, यही पैटर्न होता है हफ्सा सलमान। तो भाई हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, C4H9 से C4H8 हो गया, Br एज इट इज लिखा हुआ रहा, और एक आयोडीन इसकी जगह आ गया, तो आयोडीन आ गया। क्लियर है? आर वी ऑल गुड टू गो? अल्केन की केमिस्ट्री खत्म हो गई। 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 ये जो रिएक्टिविटी के जो चवल मार रहे हैं ना चैट में, मेरा जवाब तो, दिल तो बड़ा चाह रहा है अच्छा जवाब देने का, लेकिन मैं अब जो है ना, जाते जाते अपना दिमाग खराब नहीं करना चाह रहा, तो आप खुद से इसका आंसर ढूंढें। आपको बताया गया है सारा कुछ, जब दिमाग लगाओगे तो बात समझ में आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन का पैटर्न समझ में आ गया, यस और नो? चलो गुड, गुड हो गया। अब हेडिंग बनाओ बेटा, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। हेडिंग बनाओ, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। हेडिंग बनाओ, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स बच्चों। केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में? जल्दी जल्दी जवाब दोगे तो बात खत्म होगी। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बेटा, बोलो? इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन। तो मुझे जल्दी जल्दी जवाब देना, क्या आपको मालूम है एल्कीन्स हाइड्रोकार्बन है या नहीं? जल्दी जल्दी जवाब दो। एल्कीन्स हाइड्रोकार्बन है या नहीं? बिल्कुल हैं। एल्कीन्स सैचुरेटेड होंगे कि अनसैचुरेटेड होंगे? सैचुरेटेड होंगे कि अनसैचुरेटेड होंगे? अनसैचुरेटेड। क्या
एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड कंटेन करेंगे, एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड कंटेन करेंगे, यस और नो? बेहतरीन हो गया। और मैंने क्या बताया था कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होना, ये बिरयानी खाना है या आलू की सब्जी? तो ये तो आलू की सब्जी है, मजबूरी है। तो क्या ये स्टेबल होंगे या अनस्टेबल होंगे? आर दे स्टेबल? आर दे स्टेबल? नो, दे आर अनस्टेबल। और चूंकि अनस्टेबल हैं तो बेटा लो रिएक्टिव होंगे या हाई रिएक्टिव होंगे? अल्केन के मुकाबले में ये लो रिएक्टिव होंगे, हाई रिएक्टिव होंगे। बेटा क्या ये सारी बातें तुम्हें पता नहीं है? कुछ अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये सारी बातें तो तुम्हें पता ही है। हाईली रिएक्टिव होंगे। फिर बताओ जनरल फॉर्मूला क्या होता था इनका? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। फिर मुझे बताओ इनके पहले 5 मेंबर्स कौन से हैं? पहले 5 मेंबर्स कौन से हैं इनके? क्या पहला मेंबर मीथीन है? बोलो हाइका, क्या पहला मेंबर मीथीन है? नहीं नहीं नहीं। पहला मेंबर कौन था बच्चों? इथीन। दूसरा मेंबर कौन है? प्रोपीन। तीसरा मेंबर कौन है? सारे के सारे बच्चे ब्यूटीन। चौथा मेंबर कौन है? पेंटीन। पांचवा मेंबर कौन है? हेक्सीन। क्या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को यहां तक? इथीन का फॉर्मूला बताओ, जनरल फॉर्मूला अप्लाई करके इथीन का फॉर्मूला बताओ बेटा। इथीन का फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन दो, इथ का मतलब कार्बन दो। बेटा सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? C2H4। अच्छा एक बार फिर पूछ लूं, मुझे बताओ सब्स्टिट्यूशन का पैटर्न समझ में आया सबको? सब्स्टिट्यूशन का पैटर्न समझ में आया है सबको या नहीं आया? आ गया है, ठीक है। क्या होता है पैटर्न? पैटर्न क्या होता है? बताओ बताओ क्या पैटर्न होता है? हाइड्रोजन को निकालना है, उसकी जगह हेलोजन को लगाना है, यस और नो? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, उसकी जगह हेलोजन लगा देना है। क्लियर है? चल। अच्छा पूरा फॉर्मूला बताओ। C3H6। ब्यूटीन का फॉर्मूला बताओ। C4H8। पेंटीन का फॉर्मूला बताओ। C5H10। हेक्सीन का फॉर्मूला बताओ। C6H12। अब मेरे बच्चे हमें अल्कीन में देखो, जैसे मैंने अल्केन में तुम्हें मीथेन के रेफरेंस से समझाया, लेकिन एन में आके मैंने तुम्हारे रैंडम कंपाउंड्स पर भी अप्लाई करना सिखाया प्रोसेस को, या नहीं? ये क्यों कर पाए आप? क्योंकि आपने पैटर्न को समझा। पैटर्न समझोगे तो ही बात समझ में आएगी, यस और नो मेरा बच्चा? तो अब इसी तरह एल्कीन में भी जो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो किसके रेफरेंस से पढ़ेंगे बेटा? बोलो। एल्कीन में भी जो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो किसके रेफरेंस से पढ़ेंगे? इथीन के रेफरेंस से पढ़ेंगे। किसके रेफरेंस से? इथीन के रेफरेंस से। जो क्या होती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H4। अगर मैं इथीन को डिस्प्लेड फॉर्म में बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? कोई मेरी मदद करेगा? 2 कार्बन बनाऊंगा, उनके दरमियान क्या लगा दूंगा? डबल बॉन्ड, यस और नो? और फिर 2 बॉन्ड बन गए हैं तो कितने बॉन्ड और बनाएगा ये? भाई इथीन ऐसी ड्रॉ करोगे, यस और नो? भाई एक कार्बन ने ये 2 बॉन्ड बना लिए थे तो 2 डंडे और लगा दिए, इस पर भी 2 डंडे और लगा दिए। और इन पर क्या अटैच होगा बच्चों? इन पर क्या अटैच होगा? हाइड्रोजन अटैच होगा। क्या इथीन को ऐसी शो करेंगे डिस्प्ले फॉर्म में, यस और नो? अबे क्या इथीन को ऐसी शो करेंगे? कोई लॉजिकल कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? कोई लॉजिकल कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पर? इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। क्या इंट्रोडक्शन में कोई बात ऐसी जो मुश्किल है? इंट्रोडक्शन में कोई ऐसी बात जो मुश्किल है? नहीं। हेडिंग बनाओ प्रेपरेशन। हेडिंग बनाओ प्रेपरेशन। हेडिंग बनाओ प्रेपरेशन। बेटा आपके बोलने से क्लास एंड नहीं होगी, क्लास उसी वक्त एंड होगी जब मैं कहूंगा कि एंड हो रही है। इसलिए आप अपनी एनर्जी जाया ना करें। प्रेपरेशन। मेरे बच्चे मुझे बताओ अल्केन को प्रिपेयर करने के कितने तरीके थे? अल्केन को प्रिपेयर करने के कितने तरीके थे? 2। कौन से? कौन से 2? कौन से 2? कौन से 2? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल और क्रैकिंग। ये लो गुड न्यूज, क्या याद करोगे मेरे बच्चा? अल्कीन को बनाने के 3 तरीके हैं।
एल्कीन को बनाने के कितने तरीके हैं? 3, और 3 में से 2 वही हैं। कौन से? नंबर 1, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, क्या तुम्हें ऑलरेडी पता है? और नंबर 2, क्रैकिंग। क्या हमने अभी क्रैकिंग पढ़ते हुए नहीं कहा था कि क्रैकिंग में अल्कीन्स भी बनते हैं? अरे बोलो, क्रैकिंग करते हुए कहा था ना कि अल्कीन्स भी बनते हैं। अब ये बात समझाने के लिए तुम्हें रोका हुआ था कि देखो ऑर्गेनिक ढंग से पढ़ोगे तो जिसने अल्केन पढ़ लिया, अब ये 2 मेथड तो आपने पढ़ लिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत बोलो नहीं है। समझ आ रही है? तीसरा मेथड कौन सा है, यहां से इंशाल्लाह अगली क्लास में बताएंगे, यहां से नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, वो नया मेथड है। क्या आज की डिस्कशन समझ में आई या नहीं आई? क्या आज की डिस्कशन समझ में आई या नहीं आई? आ गई? जी, फहद सवाल पूछना चाह रहे हैं। फहद अली बोलें बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आपसे एक सवाल था कि जो आपने हमें ऊपर सब्स्टिट्यूट रिएक्शन करवाया था, उसमें हम लोग नॉर्मली जब पांच पेपर करते हैं तो उसमें हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि आपने जैसे हमें मीथेन की क्लोरीनेशन करवाई थी, तो आपने हर हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करते कि एक स्टेप में, टू में, थ्री में, फोर में, तो हमें डायरेक्ट फोर वाला लिखना है या डायरेक्ट सिर्फ ऊपर वाला एक को रिप्लेस करना है? एग्जामिनर बता देगा कि एक स्टेप लिखना है कि 4 लिखना है। और ठीक है। एग्जामिनर सब कुछ बताता है। ओके सर। अगर और सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि जब अगर फॉर एग्जाम्पल क्लोरीनेशन नहीं आती, कोई दूसरा आता है, तो हमें जस्ट एक ही हटाना है या सारे एक ही साथ हटाने हैं? मतलब सारे नहीं, हाइड्रोजन एक ही साथ रिप्लेस करने हैं? नहीं बेटा, कहाँ सारे एक साथ रिप्लेस किए? मैंने जो इतने सारे एग्जांपल दिए हैं, अब ये एक्स्ट्रा एग्जांपल आप थोड़ा, अब मैं ये देखो, मुझे ना थोड़ा सा ये चीज बॉदर करती है। अभी देखो इतनी सारी एग्जांपल मैंने क्या देखा, कहाँ पर मैंने सारे हाइड्रोजन हटाए? मैं बार बार बोलता गया हूँ कि एक हाइड्रोजन को एक वक्त में हटाना है। ये सारी एग्जाम्पल इस बात का एविडेंस है। फिर ये सवाल बनता ही नहीं है ना मेरे बच्चे। ये सारी एग्जाम्पल में देखें, यहाँ 62 हाइड्रोजन थे, क्या मैंने एक दफा में हटा दिए? या मैंने यहाँ आयोडीनेशन की तो क्या मैंने सारे 11 के 11 हाइड्रोजन एक दफा में हटा दिए? नहीं हटाए ना भाई। तो नहीं नहीं, नहीं सर, हटते ही ओके नहीं सर। है एक दफा में। तो भाई ये सवाल ही वैलिड नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप बात को और सुनेंगे तो कंफ्यूजन नहीं पैदा होनी चाहिए। जी, अदन फातिमा। अदन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझसे पूछना था कि केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में कंबस्शन में आपने कहा था ऑक्सीजन 2 मोल्स, तो बस मैंने पूछा कि मोल्स क्यों कहा है, एलिमेंट क्यों नहीं? नहीं, ये तो नंबर मोल ही होता है ना बेटा। एलिमेंट O2 तो एलिमेंट ही है। ये जो नंबर है ये तो नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं। ये क्या होता है? ये तो आप मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री से पढ़ते आ रहे हैं। जो नंबर, हम यहाँ पर कोई नंबर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये 1 मोल की क्वांटिटी है। ये जो हम इक्वेशन में लिखते हैं तो मोल्स ही तो लिखते हैं। ये ऑक्सीजन तो एलिमेंट ही है। O2 इज एन एलिमेंट, दैट्स करेक्ट। लेकिन ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने मोल्स यूज हुए? 2 मोल्स। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए? 1 मोल। वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए? 2 मोल्स। ठीक है। जी करम शाह। ठीक है। जी करम ओके, शाह थैंक बोलो यू। बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम। अल्लाह का शुक्र बेटा, मैं ठीक हूँ, बोलो। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि बायो और केमिस्ट्री का कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है ना, तो ये पेपर, थ्योरी के पेपर से पहले एक दिन पहले हम ये सब कैसे रिवाइज करेंगे, इतने ज़्यादा नोट्स? नहीं कर सकते। मैं तो साल के शुरू से कहता आ रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के आप किसी रिकॉर्डिंग में 50 दफा कहा है मैंने कि केमिस्ट्री तो फिर भी ऐसा है कि रिवाइज देखो, ऑर्गेनिक तो वंस फॉर ऑल अभी रिवाइज होगा, फिर सिर्फ प्रैक्टिस होती रहेगी। और उसके बाद बाकी जो काम है वो ये टाइम है ना, ये टाइम क्या कर रहे हो? मैं 50 दफा कह चुका हूँ कि आपने रिविजन का लाजमी तौर पर एहतमाम करना है। जो पिछले टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, रोज 1-2 चैप्टर रिवाइज करें, रोज 1-2 चैप्टर रिवाइज करें। अगर आप रिविजन करते रहे होंगे तो टूवर्ड्स दी एंड आपको जो है ना 2-4 दिन में रिवीजन करना आपके लिए मुमकिन होगा, वरना मुमकिन नहीं होगा, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यही तो टाइम है, यही बात तो समझने की है कि रिवीजन आखिरी दिन तक थोड़ी किया जाता है। आखिरी दिन तो रिवीजन कोई फायदा भी नहीं देगा आपको। अगर आप पूरे अप्रैल के महीने में रोज 2-2 चैप्टर रिवाइज करेंगे, आखिर में रिवीजन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और अगर आप रिवाइज ही नहीं कर रहे होंगे तो जाहिर है रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और वो आप नहीं कर पाएंगे, और उससे अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, और एग्जाम में आप जाकर कोई चवल मार के आएंगे। तो आखिरी दिन तो मैं अभी आपको अप्रैल शुरू होते ही समराइज नोट्स दे दूंगा 30-40 पेजेस वाले। लेकिन इवेंचुअली वो भी उसी वक्त फायदा करेगा जब आप रेगुलर रिवीजन करते आ रहे हो। थैंक यू सर। जी फातिमा तारिक बोले बेटा। फातिमा तारिक। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मैंने पूछना था, आपने जो मीथेन का डिस्प्लेट फार्मूला बनाया, अगर हम हाइड्रोजन को कार्बन की साइड्स पे ना लगाएं बल्कि ऊपर नीचे लगा दें तब भी वो एक्सेप्टेबल होगा? ऊपर नीचे लगा दें? ये ऊपर नीचे तो लगाया, और कहाँ लगाया? तब क्या मतलब साइड में? समझा नहीं मैं। क्या लगाऊं? यूं लगा दूं? ऐसे लगा दूं? कहाँ चली गई बेटा? जवाब तो दे दो। फातिमा तारिक जी बेटा, क्या कह रही हैं? कैसे लगाऊं? माइक ओके। तो। नहीं नहीं सर, मैं इथीन पे बोल रही हूँ, वो जो अल्कीन है ना वहां पे, इथीन यहाँ में। पर हाँ, कैसे भी लगा सकते हैं आप। इसको यूं लगा दें, आप इसको यूं ओके, लगा बस यही दें, पूछना था। आप इसको यूं लगा दें, ठीक है, या कैसे भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ओ लेवल्स में नहीं ओके, पड़ता। थैंक यू आप सर। इसको ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, दो ऊपर लगा दें, ऐसा लेके दो हाइड्रोजन लगे हुए और कार्बन पर। ठीक जी, सारा डीएनए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। अल्कीन के यूजेस। अल्कीन के यूजेस? अल्कीन तो बेटा अभी शुरू ही हुआ है ना, अल्कीन एंड में आएंगे ना यूजेस बेटा। थैंक यू। अभी तो अल्कीन शुरू ही किया है, क्या सो गए थे क्या दरमियान में आप? इंट्रोडक्शन ही तो हुआ है अभी अल्कीन का। उसके बाद प्रेपरेशन है, फिर केमिकल प्रॉपर्टी है, फिर यूजेस आएंगे। ठीक है जी। जी अदन फातिमा, बोलें। सर मैंने आपसे पूछ लिया था। ओके, मोहम्मद सर अहमद एक और शफीक। सवाल है। हाँ जी, बोलो, जल्दी से बोलो। सर ये केमिकल अस्सलाम प्रॉपर्टी वालेकुम से क्या सर। मुराद है? एक मिनट रुक जाओ अहमद, रुक जाओ। हाँ अदन, क्या कह रही हो? केमिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? केमिकल प्रॉपर्टी मतलब है केमिकल मतलब रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन ऑफ मीथेन, केमिकल रिएक्शन ऑफ ओके अल्केन। ओके, ठीक अच्छा है जी, ठीक है, थैंक अहमद शफीक बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद, तुमने तो सारा पहले सर पढ़ा हुआ है, मैं गलत तो में- नहीं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ जो पढ़ा रहा हूँ? नहीं नहीं सर, आप सही पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, बोलो, सवाल अ, बोलो। हेलो। हाँ हाँ, जी बोलो जी बोलो। जी सर, मैं पूछना था सर, ये क्रैकिंग में एल्केन एल्कीन और हाइड्रोजन तीनों एक साथ भी बन सकते हैं किसी गैस में? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन ओ लेवल्स में इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस है नहीं। ए लेवल्स में आते हैं ऐसे केसेस, ओ लेवल्स में नहीं आते। ओ लेवल्स में बहुत ओ लेवल्स तो कितना सिंपल है, तुम्हें उस वक्त अंदाजा होगा जब तुम ए लेवल्स की केमिस्ट्री पढ़ोगे, तब नानी याद आ जाएगी। तब तुम बोलोगे यार ये तो बच्चों वाली केमिस्ट्री थी, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। इसमें इतनी कंफ्यूजन और इतना हवा बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई। जो करा रहे हैं आप अभी देखो, इतना सारा सिलेबस पढ़ाया है, जो कुछ रजिस्टर में काम किया हुआ है उसी में से सवाल आते हैं। हर बच्चा इस बात की गवाही देगा कि जो कुछ मैंने रजिस्टर में कराया उससे बाहर अल्हम्दुलिल्लाह सवाल ही नहीं आता। तो मैं तो ऑलरेडी इतनी पॉसिबिलिटीज करा देता हूँ, इससे ज्यादा ऊपर नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि वो आपके लेवल से ऊपर हो जाता है। अब ये जो मैंने तुम्हें कराया है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस, मसलन ये देखो, ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल इतनी बड़ी बड़ी करा दी, एग्जाम में थोड़ी आएंगी। कॉन्फिडेंस देने के लिए, ताकि तुम्हें ये कॉन्फिडेंस मिल जाएगी यार, जी कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगी तो मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे पैटर्न समझ में आ गया है। अच्छा जी, हाइका कुछ कह रही है? अच्छा हाइका बोल। सर एक सेकंड सर, हाँ इसके हाँ। इसके अलावा मैं पूछना था कि हम ये पास्ट पेपर स्टार्ट कर दें, जिस तरह एल्केन्स हो गया इसके कर लें? नहीं बेटा, ऑर्गेनिक सारी कनेक्टेड आती है, तो जब मैं कराऊंगा तभी करोगे आप। ऑर्गेनिक में होगा कि अल्केन खोलोगे ना, अब अल्केन के कोई एक सवाल भी थ्योरी का करोगे, उसमें एक पार्ट अल्केन का होगा, उसके बाद वो अल्कोहल से कनेक्टेड होगा। तो जब ये हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव खत्म होगा, फिर हम पास पेपर कर पाएंगे, और फिर मैक्रोमोलिक्यूल के बाद पास पेपर करेंगे। मैं बताऊंगा कब करना है, अभी पीछे का करो ना, पीछे का रिवीजन करो, पीछे के टॉपिक करो, इतना सारा पीछे की केमिस्ट्री हो गया, कम पड़ गई है तुम्हें। जी हाइका। जी सर। सर ये जो आपने कन्वर्शन में जो ये बैलेंसिंग करवाई है करना जरूरी है? जी बेटा, इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो बैलेंस इक्वेशन ही लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है। और सर वो कोई इसमें क्या कहते हैं टेस्ट होता है कोई इनका? इसका? मतलब क्या कहते हैं एल्कीन या एल्केन का कोई टेस्ट होता है? हाँ भाई, आएगा, सब कुछ आएगा मेरे हिसाब से आएगा। जहां आएगा मैं बताऊंगा, अभी नहीं है, आज आज नहीं है तो बता दूंगा मैं जब आएगा। नहीं नहीं, वो मैं इसलिए पूछी थी, कल मेरा केमिस्ट्री का मॉक है ना स्कूल में, तो बस जी जी। एल्कीन और इसलिए एल्केन को पूछी। सेपरेट करने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, लेकिन चूंकि अभी हमने एल्कीन केमिस्ट्री तो शुरू की है, उसके बाद जो है इसी केमिस्ट्री के एंड पे आएगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वहां पर आपको सीख जाएंगे बिल्कुल, ब्रोमीन वाटर एक्वस ब्रोमीन से टेस्ट करते हैं, अल्केन और एल्कीन को डिफरेंशिएट करते हैं, बिल्कुल होता है। ठीक है। एल ओके ओके। एल्कीन से रिएक्शन कर लेता है, एल्केन से नहीं करता। ओके, ठीक है, थैंक यू। जो वेलकम। जी अब्दुल्ला अहमद, बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं वो पूछ रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंफॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा है ना, तो फार्मूलाज डिलीट करने करने भी पेपर में मतलब मुश्किल होगी कि, क्योंकि फार्मूलाज बहुत डिफरेंट वेज में आते हैं, तो
उनको अंडरस्टैंड मतलब कैसे करना है? कुछ भी नहीं करना भाई। अभी आप, मैं आपको हाथ पकड़ के पूरे ऑर्गेनिक के बास पे कराऊंगा ना, तो जिस दिन बास पे करा रहा हूँ उस दिन, उस वक्त तक तुम सिर्फ इस मुझे ये गारंटी दो कि ये सब तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम लिख पा रहे हो। अगर तुम ये कर पा रहे हो तो भाई मैं ऑलरेडी, ये बच्ची, ये फिजा आसिफ देखो चैट में आ रहा है, इन बच्चों को मैं ऑलरेडी ऑर्गेनिक करा चुका हूँ। ऑर्गेनिक के पास पेपर से ज्यादा आसान पास पेपर नहीं है। कैसे आप कह रहे हो कि मुश्किल होगा? भाई नहीं होगा, सालों से कराता आ रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो पास पेपर पूरे सिलेबस में सबसे आसान है भाई, अगर आपने पढ़ा ढंग से। तो मैं, अगर आप मुझे ये गारंटी दे दो कि ये आपको अच्छा समझ में आ गया है, और तो मैं आपको पास पेपर की गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाओगे, हर बात समझ में आएगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मुश्किल है, पास पेपर तो बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। आप इसको याद करने पे तवज्जो रखो, ये सब छोड़ दो कि मुश्किल होता है और पता नहीं कौन इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, सब बिल्कुल जो है सिंपल है। कोई मुश्किल का नहीं है, जो कुछ तुम पढ़ रहे हो वही अप्लाई करना। मैं करवाऊंगा ना आपसे यार, मैं आपको भरे भर के क्वेश्चन करा दूंगा, आप अगर उस वक्त पार्टिसिपेट कर गए काम खत्म। ओके जी सर, थैंक यू। मुर्तजा यावर, जी बेटा मुर्तजा यावर। प्रॉब्लम सर। वालेकुम सर वो अस्सलाम। जो आपने बेसिक केमिस्ट्री और जो पूरा प्रीवियस टॉपिक्स हैं उसकी आपकी वर्कशॉप है? यार बेसिक के में तुमने क्या अभी ज्वाइन किया है क्या? आपने अभी ज्वाइन किया है या आपके पास जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के पास तो ऑलरेडी सारा कुछ मटेरियल मौजूद है? आपने क्या, अच्छा अभी 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 ज्वाइन किया? अच्छा देखो मुर्तजा यावर, वर्कशॉप तो ना, मैं पर्टिकुलरली वर्कशॉप नाम से तो मुझे थोड़ी चिढ़ है, थोड़ा कमर्शियल लगता है ये। तो ऑर्गेनिक का तो ये फुल स्केल रिवीजन है। इससे पहले हमारे तमाम बैचेस में मैं इनऑर्गेनिक अभी अभी रिसेंटली कराई है मैंने, और इसी ने कराई थी ताकि जो है वो एंड तक हमें दोबारा दोबारा उसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। रिसेंटली ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले एसिड बेस और इलेक्ट्रोलिसिस हमने कंप्लीट किया है, विद पास पेपर्स कंप्लीट किया है रमजानों के अंदर, और वो भी एक बड़ी कनेक्टिविटी के साथ सैटरडे संडे में दो दो डबल डबल क्लासेस रखी हैं ताकि ब्रेक ना आए। तो अब अगर मोटी मोटी से बात करूं तो अभी जब पास पेपर सेशन होंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक के कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन पास पेपर क्वेश्चन के साथ। अगर आपको पूरा कोई टॉपिक पढ़ना है तो जो टॉपिक मैं रिवाइज कराने का इरादा अपने प्लान में रखता हूं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और बॉन्डिंग। ये टॉपिक्स अलग अलग टाइम पे मैं अनाउंस करके रिपीट कर दूंगा, तो वो आप क्लास अटेंड कर लीजिएगा। तो वो जनाबे अली, दैट इज द ओनली वे, ठीक है, जिसके थ्रू आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास रिकॉर्डेड बैकअप का अगर एक्सेस होता तो आप खुद से भी वो पढ़ सकते हैं कि अगर आपने, मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर आपने लेक्चर सुना हुआ है और साथ साथ मेरे नोट्स बनाए हुए तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। नहीं तो मेरे असिस्टेंट से रब्ता करें, वो आपको गाइड कर देंगे क्या करना है कैसे करना है। एटीपी 1 अप्रैल से करेंगे? अरे भाई एटीपी ऑलरेडी स्टार्ट करा चुका हूं मैं। तुम लोगों की ग्रुप डिफरेंट है, तुम लोगों का कल से स्टार्ट होगा ना, एजी वालों है ना, कल नहीं परसों है, सैटरडे, परसों सैटरडे से स्टार्ट होगा तुम लोगों का। एटीपी का एक ग्रुप तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उसमें 2 सेशंस हो गए हैं, और आपका इसी हफ्ते स्टार्ट हो जाएगा सैटरडे से। सैटरडे को भी एटीपी का सेशन होगा, संडे को भी एटीपी का सेशन होगा, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज भाई, बहुत देर हो गई है, आराम करो।